आज की वीडियो के अंदर देखिए हम लोग बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो देखिए दिसंबर 2024 के अंदर पेपर देने वाले थे, उनकी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर इंस्टीट्यूट ने एमटीपीज रिलीज कर दिए और आप इन एमटीपीज का सॉल्यूशन लेकर आइए। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर देखिए हमने एमटीपी के सॉल्यूशंस तैयार किए हैं। तो आज की देखिए इस वीडियो के अंदर हम टैक्सेशन पेपर के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हम जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारे देखेंगे और जीएसटी का आपका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो सारा हम देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि सर ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए देखिए टैक्सेशन का कोर्स लाइव कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है, जिस कोर्स को आप 450 रुपए पर मंथ के बेसिस पर परचेज कर सकते हैं। क्या क्या चीजें आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिलने वाली हैं, आइए जरा इस वीडियो की मदद से समझते हैं। तो सर यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा कि आप लोगों को सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स टैक्सेशन का कोर्स अगर हमारे साथ लेना चाहते हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म हमने दिया है, जिसमें आपको 450 रुपए पर मंथ के बेसिस पर यह कोर्स मिलता है। 1 महीने का एक्सेस मिलता है, अनलिमिटेड व्यूज है यहां पर आपके पास, जितनी बार चाहे आप उतनी बार इसको देख सकते हैं। डीटी आईडीटी की यहां पर आपको वीडियोस मिल जाती हैं। इसके साथ साथ देखिए यहां पर आपको मल्टीपल फैकल्टी ऑप्शन मिलता है। सर मल्टीपल फैकल्टी ऑप्शन का क्या मतलब है? एक से ज्यादा टीचर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है और आपको जो टीचर पसंद आता है आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, आपका जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है उसके हिसाब से ये वीडियो सारी बनाई गई है, ड्राफ्ट की गई है। इसके साथ साथ देखिए आपके स्टडी मटेरियल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, एमसीक्यूज हैं, ट्रू फॉल्स हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग्स आपको यहां पर मिल जाती हैं। सर ये कोर्स हम किस तरीके से बाय कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल है। देखिए आपको यहां पर 8888080402 ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू जो है कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ सर escholars.in हमारी वेबसाइट है, यहां पर भी विजिट करके देखिए आप कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। तो आइए वापस चलते हैं हमारे एमटीपी के ऊपर और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनका सॉल्यूशन किस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे। तो सर यहां पर देखिए मैंने जो आपका एमटीपी था उसको टाइप करवाकर इस फाइल में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहां पर हम देखते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से देखिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके का कुछ आपका ये एमटीपी है। तो यहां पर जितने क्वेश्चंस दिए गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने यहां पर ले लिए हैं फाइल के अंदर। तो देखिए सभी क्वेश्चंस आपके यहां पर कंपलसरी हैं, ठीक है जी। और बात करें अगर हम यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो सर मैं आपको बताता हुआ चलूं कि सर यहां पर देखिए आपके पास इंस्टीट्यूट ने टोटल 15 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं और हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 2 नंबर की है। तो 30 नंबर के आपके यहाँ पर एमसीक्यू आ जाते हैं और बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है। अगर आप एक बार इन 30 नंबरों को स्कोर कर लेते हैं, यहाँ पर आप मानिए अगर 20-22 नंबर भी आपने ले लिए तो बड़ी आसानी से आपके लिए देखिए पास होना रह जाता है, ठीक है जी। तो आइए बिना किसी देरी के सर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, ठीक है जी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे जरा। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कैनेडा अमाउंटेड टू ₹30,000 आउट ऑफ विच 1/3 रिसीव इन इंडिया। सर एक कंपनी है जिन्होंने डिपॉजिट करा है और कनाडा में 30,000 रुपए का देखिए इनको यहां पर इंटरेस्ट इसके ऊपर रिसीव हुआ है, जिसमें से 1/3 इन्होंने इंडिया में रिसीव करा। सर टोटल जो इनकी इनकम है वो 30,000 रुपए की है और 1/3 इंडिया में इन्होंने रिसीव किया। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द इनकम विच इज लायबल टू बी टैक्स्ड इन इंडिया इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए अगर हम ये माने कि यहाँ पर जो हमारा ये एसएससी है ये नॉन रेजिडेंट है तो इंडिया में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। तो सर स्कोप ऑफ इनकम के चैप्टर में देखिए आपने ये बात पढ़ी थी कि आप जब टैक्सेशन की बात करते हैं इनकम के ऊपर तो उसी इनकम पे करते हैं जो कि इंडियन इनकम हो या फिर आपने इंडिया में रिसीव करी हो। अब यहाँ पर देखिए कनाडा में आपने देखिए डिपॉजिट किया था, 30,000 रुपए आपको टोटल इंटरेस्ट इनकम हुई, तो ये 30,000 रुपए तो और नॉन रेजिडेंट की, तो सर कनाडा में रिसीव हुआ और कनाडा में ही इनकम देखिए कहीं ना कहीं अर्न हो रही है। तो सर यहां पर पूरी इनकम तो हम इंडिया की कह नहीं सकते, हम इसे कितनी इनकम मानेंगे इंडिया की? सर 30,000 रुपए में से जितना हमें इंडिया में रिसीव हुआ है और वो है आपका 1/3 यानी कि 10,000 रुपए की हमारी इनकम यहां पर इंडियन इनकम बन जाएगी। तो ऑप्शन आपके सामने है देखिए 10,000, 30,000, 20,000, नन ऑफ द अबव। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है। तो ये देखिए ऑप्शन ए हमने यहां पर करेक्ट आंसर बता दिया और यहां पर देखिए इसकी रीजनिंग भी आपको समझाने के लिए दी गई है। एग्जाम में आपको रीजनिंग नहीं लिखनी होती है, सिर्फ आपको देखिए ऑप्शन पे टिक करना होता है, ठीक है। आपके पास ओएमआर शीट होती है, आप उसमें जो है फिल कर देते हैं। तो यहां पर बस देखिए वही चीज बताई गई है जो मैंने आपको बताई, लिखकर हमने यहां पर दिखा दिया। चलिए बिना किसी देरी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर मिस्टर लालू सिंह रिसीव्ड हॉस्टल अलाउंस ऑफ ₹1,000 पर मंथ, ही हैज 3 चिल्ड्रन। देखिए हॉस्टल अलाउंस इन्हें मिला है 1,000 रुपए पर मंथ के बेसिस पर और इनके 3 चिल्ड्रन है। तो सर कहीं ना कहीं सैलरी चैप्टर से क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है इनकम टैक्स का। आगे क्वेश्चन कह रहा है नन ऑफ हिज चिल्ड्रन आर स्टडीइंग, उनके अभी कोई भी बच्चे देखिए स्टडी नहीं कर रहे हैं। द टैक्सेबल हॉस्टल अलाउंस इफ ही
ऑप्ट्स फॉर ओल्ड रिजाइम विल बी, यहाँ पर टैक्सेबल हॉस्टल अलाउंस कितना होगा सर बताइए अगर ये ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल हॉस्टल अलाउंस इनको मिला कितना है, 1000 रुपये मिला है। देखिए तीनों बच्चों के लिए, तो पूरे 12 महीनों के हिसाब से देखा जाए तो 12,000 रुपये यहाँ पर सर आपका हॉस्टल अलाउंस हो जाता है। और हमने देखिए इनकम टैक्स के अंदर ये बात पढ़ी है सेक्शन 10 में कि जो एग्जेम्पशन आपको दी जाती है यहाँ पर हॉस्टल अलाउंस के रिस्पेक्ट में सर वो 300 रुपये तक की मिलती है, और सर वो भी सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलती है। ठीक है जी, तो अगर आप इसको टोटल करें 300 इंटू 2 इंटू 12, तो ये देखिए आपका निकल कर आ जाएगा 7200। तो इतना अमाउंट आपका क्या है, एग्जेम्प्ट है सर। ठीक है जी, 12,000 में से ये माइनस कर दीजिए, बैलेंस जो है आपका सर वो टैक्सेबल अलाउंस निकल कर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। देखिए तो आपके पास यहाँ पर 8400, 12,000 और 4800 रुपीज़ आपको दिए गए हैं। तो अगर आप माइनस करते हैं तो सर ये देखिए आपका 800 और ये हो गया आपका 4, यानी कि 4800, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए और ये रहा प्रोविजन, और इसी के साथ में इसकी रीजनिंग भी देखिए यहाँ पर पूरी आपको कैलकुलेशन करके दिखाई गई है। ये पीडीएफ देखिए हम आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा देंगे, तो अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड करके जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन तो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है, सर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिस्टर ए हु इज पार्टनर इन मैसर ए बी एंड कंपनी इज, देखिए मिस्टर ए हैं जो कि एक पार्टनर है मैसर ए बी एंड कंपनी में, और इनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है जिसके बारे में पूछ रहे हैं एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है क्या ये एग्जेम्प्ट है या फिर टैक्सेबल एज हिज बिजनेस इनकम, इनकी बिजनेस इनकम की हैसियत से ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, या फिर टैक्सेबल एज हिज सैलरी, मतलब सैलरी हेड में इसको टैक्सेबल किया जाएगा, या फिर टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अब यहां पर आप एक बात समझिएगा कि सर सैलरी हेड के अंदर ये आ नहीं सकता क्योंकि सैलरी तो है नहीं, क्योंकि ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है, अदर सोर्स में भी आप इसको नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट कमाया होगा पार्टनरशिप फर्म ने, उस प्रॉफिट के ऊपर तो उन्होंने टैक्स पे किया होगा, और उस टैक्स को पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर्स में बांटा जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी इस इनकम पे टैक्स जा चुका है, और इसी वजह से ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाला पार्टनर को, ये एग्जेम्प्ट होता है। कारण इसका यह है कि ऑलरेडी इसके ऊपर जो पार्टनरशिप फर्म है वो टैक्स पे करती है, तो यहां पर ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। आइए इसकी रीजनिंग देखते हैं विद प्रोविजन किस तरीके से यहां पर बताई गई। तो देखिए प्रॉपर यहां पर प्रोविजन के साथ बताया गया एज पर सेक्शन 10(2)(a) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट अ पार्टनर रिसीव्स फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर। ठीक है जी, तो यहां पर जो प्रॉफिट मिला मिस्टर ए को, ये सर पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट रहने वाला है। विद रीजनिंग हमने देखिए सिंपल से क्वेश्चन को समझ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखो आप कितने आसान आसान क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिए हैं यहाँ पर, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि परेशान हो जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सब ध्यान से देखिएगा। मिस्टर एक्स इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹90,000 फॉर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज एंड रिसीव्ड रेंट फ्रॉम लैंड फॉर ₹1,30,000। सर मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने 90,000 रुपए देखिए रेस हॉर्स वगैरह देखिए इन्होंने बेटिंग वगैरह करी, तो वहां से 90,000 रुपए का नुकसान हो गया, और सर इनको 1,30,000 रुपए की रेंटल इनकम भी हुई है। हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विल बी, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उनकी इनकम क्या होगी अदर सोर्सेज से। अब यहां पर देखिए ध्यान से समझिएगा, एक जगह मेरे पास प्रॉफिट है और एक जगह मेरे पास लॉस है, और लॉस देखिए एक ऐसी एक्टिविटी से है जिसके देखिए ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, क्लियरली इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपको लॉस हो रहा है फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स की एक्टिविटी से, तो इस लॉस को आप केवल इसी इनकम के साथ सेट ऑफ करोगे, इसके अलावा किसी और इनकम के साथ आप सेट ऑफ इसे नहीं कर सकते हो। सेक्शन 73, सेक्शन 74, 74A आपने देखिए ये अदर सेट ऑफ और क्लबिंग के चैप्टर में चीजें पढ़ी हैं, सेट ऑफ के चैप्टर में। ठीक है जी, तो यहां पर जो अदर सोर्स की इनकम है सर वो इनकी 1,30,000 रुपए ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इस 90,000 को मैं इस 1,30,000 के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकता। तो सर देखिए यहां पर हमारा ऑप्शन बी जो कि 1,30,000 रुपए दिया गया है, ये सही ऑप्शन है। अगर आपने 1,30,000 में से 90,000 को माइनस करके बैलेंस अमाउंट को दिखाया, ठीक है जी, तो आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो एक सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन जो हमने यहां पर देखा, और ये देखिए पूरा प्रोविजन यहां पर आपको बताया गया है, ये रहा करेक्ट आंसर। और ये रीजनिंग इसकी दी गई है कि सर इनकम टैक्स के सेक्शन 74A में ये बात हमने पढ़ी थी। ठीक है जी, और अदर सोर्स की इनकम जो आपकी यहां पर है वो इसके साथ आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। तो यहां पर देखिए हमने बता दिया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1,30,000 रुपए रहने वाली है। जो बातें मैंने आपको बोल के बताई यहां पर बस हमने लिखकर दिखा दी है आप लोगों के लिए। वेरी सिंपल। चलिए
सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एमसीक्यू, ठीक है जी। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर ओल्ड रिजाइम द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डोनेटेड इन कैश फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24 इज। सर आप देखिए, अगर कैश में डोनेशन कर रहे हो सेक्शन 80G के अंदर आप कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो सर क्लियरली हमने इनकम टैक्स में जब डिडक्शंस का चैप्टर देखा था तो वहां पर ये बात पड़ी थी कि हम कैश में 2000 रुपए तक की जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 2000 से ज्यादा की अगर आपने कैश में देखिए डोनेशन कर दी है तो 80G में आप उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। तो बहुत आसान है सर प्रोविजन, अगर आपको पता है तो देखिए क्लियरली ऑप्शन डी आपको 2000 रुपए दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। वेरी सिंपल, कितना आसान सब देखिए आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था और ये रहा रीजनिंग जिसमें हमने प्रोविजन लिखकर बता दिया है, ठीक है जी। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, मोती वो हैज वॉन अ स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 11 अक्टूबर 2023। सर मोती है, इन्होंने 1 लाख रुपए की लॉटरी जीती है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है जी। और ये लॉटरी इन्होंने कब जीती है, 11 अक्टूबर 2023 के अंदर। द स्टेट गवर्नमेंट शुड डिडक्ट टैक्स ऑन सच विनिंग्स अमाउंटिंग टू। सर स्टेट गवर्नमेंट इस विनिंग के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेगी और कितने अमाउंट का करेगी, इसके बाद क्वेश्चन आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर जो टीडीएस डिडक्ट होगा सर 30,900 रुपए का होगा या फिर 33,000 रुपए का होगा या 29,070 रुपीज का होगा या फिर 30,000 रुपीज टीडीएस डिडक्ट होगा। तो सर टीडीएस का सेक्शन 194B और अगर हॉर्स रेस वगैरह होती है तो 194BB है ना। हॉर्स रेस बड़ा गेम होता है तो डबल बी, और लॉटरी वगैरह होती है बैटिंग गैम्बलिंग तो वो आपका 194B के अंदर आता है। यहां पर हमने ये बात पढ़ी है कि सर ये जो आपकी इस तरीके से लॉटरी इनकम, इसको हम कैजुअल इनकम्स भी कहते हैं, होती है सर ये 30% से जो है इस पर टीडीएस काटा जाएगा। तो 1 लाख रुपए की इनकम है, 1 लाख रुपए के ऊपर डायरेक्टली 30% टीडीएस काटा जाएगा, 30,000 रुपए निकल जाता है। और क्लियरली हमें ऑप्शन डी यहां पर ये 30,000 रुपए दिख रहा है, तो यही हमारा देखिए करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अच्छा यहां पर अगर इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इंस्टीट्यूट अगर तो घुमाता फिराता और आपसे टैक्स लायबिलिटी पूछ लेता कितनी होती है, तो 30,000 रुपए का तो देखिए ये रहता ही रहता, प्लस इसके ऊपर 4% से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपका लग जाता, ठीक है। तो वो आप 30,000 रुपए के ऊपर निकालते। तो बस मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहां पर निकाल के दिखा दिया है, एग्जाम में आंसर आपका यहां पर ये 30,000 रुपए ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर निकाल के दिखाया गया है कि 1 लाख रुपए के ऊपर 30% से आपका टीडीएस लगता, ठीक है जी, 30,000 रुपए, और 4% से इस 30,000 के ऊपर आपका सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 1,200 रुपए। तो जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती वो आपकी यहां पर 31,200 रुपए देखिए बन जाती, ठीक है जी, टोटल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है जी, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है, यहां पर ये जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है सर, ये देखिए ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रोविजन याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा समझने वाली बात नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, एज पर यूनियन लिस्ट 1 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज दैट इज कस्टम एक्ट अंडर एंट्री डैश। कौन सी एंट्री के अंदर लिस्ट 1 में ये पावर दी गई है गवर्नमेंट को कि सर वो यहां पर देखिए आपका कस्टम ड्यूटी वगैरह इंपोज कर सकते हैं। तो सर ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि आपकी देखिए यहां पर एंट्री 83 है, ठीक है जी, जो कि हमारे ऑप्शन बी के अंदर आती है, ठीक है जी, यही बात यहां बताई गई है। तो इसमें तो ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं, और यहां पर देखिए मैंने प्रोविजन लिख के दिखा दिया है, द यूनियन लिस्ट स्पेसिफाई द सब्जेक्ट ऑन विच ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन legislate. This list include area where central authority is deemed necessary यहाँ पर। और एंट्री 83 क्या कहती है, एंट्री 83 specifically mention duties of customs including export duties as one of the subject on which the central government has exclusive legislative power. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिवली यहां पर पावर है कि सर वो इंपोर्ट ड्यूटी आपकी और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है इंपोज कर सकती है, लेवी कर सकती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मूव करने वाले हैं। और देखिए अगर इस तरीके की वीडियोस आप और चाहते हैं तो प्लीज इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक्सेंट कंपनी अ सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मेघालय wants to opt for composition levy। तो सर composition levy सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट बात करता है। क्या बात बताई जाती है यहां पर कि सर आप कॉम्पोजिशन लेवी लेना चाहते हो और आप मेघालय स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड हो। द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर
कॉम्पोजिशन लेवी इज। अब कॉम्पोजिशन लेवी के लिए एग्रीगेट टर्नओवर क्या रहेगी, तो जरा मैं आपको यहां पर रिवीजन करवा देता हूं सेक्शन 10 की, CGST एक्ट की जो बात करता है। सर यहां पर हमारे पास जो कॉम्पोजिशन लेवी के लिए देखिए लिमिट आती है, तो सबसेक्शन 2A एक आता है इसमें आपका, और बाकी आपका सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 आता है। ठीक है जी, सबसेक्शन 1 एंड 2 ये बात करता है गुड्स के केस में अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम या लेवी लेना चाहते हैं। सबसेक्शन 2 ये बात करता है अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, और सर्विस प्रोवाइडर भी किस तरीके की, प्योर सर्विस प्रोवाइडर, आपका काम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना है। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट यहां पर कहती है कि सर आपके लिए जो गुड्स के केस में लिमिट रहेगी वो 1.5 करोड़ रहने वाली है, लेकिन कुछ 8 स्टेट ऐसे बताए गए हैं, 8 स्टेट्स ऐसे बताए गए हैं जहां पर आपकी लिमिट को कम कर दिया गया है 75 लाख रुपए। मतलब आपकी जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ 75 लाख से कम है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और अगर आप प्योर सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है जी, और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपए से कम है, जो कि पैन के बेसिस पर चेक करनी है, मतलब एक पैन के अगेंस्ट में आपने जहां जहां जीएसटी नंबर ले रखा है उन सभी की आपको एग्रीगेट टर्नओवर को देखना है। तो अगर इस लिमिट से आपकी एग्रीगेट टर्नओवर कम है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और यहां पर 8 ये जो स्टेट्स बताए गए हैं, इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो सर आपका देखिए अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये 8 स्टेट आपके आते हैं। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिएगा जरा, एक्सेंट कंपनी मेघालय में रजिस्टर है और ये कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, इनके लिए एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट क्या रहेगी, तो मैंने आपको क्लियरली बताया मेघालय आपका उन 8 स्टेट में आता है, यानी कि 75 लाख, तो 50 लाख यहां लिमिट दी गई है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है सर। ठीक है जी, तो आप यहां पर बी ऑप्शन क्लिक करेंगे 75 लाख। इसके अलावा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी हम देखेंगे जरूर कि क्या है। तो ऑप्शन सी कह रहा है कि 1.5 करोड़, तो सर ये तो होगा नहीं, नन ऑफ द अबव, ये भी पूरी तरीके से गलत है। ठीक है जी, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर बेस्ड करता हुआ 2 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और ये यहां पर देखिए आंसर बी, और सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ये मैंने बता दिया कि कौन से वो 8 स्टेट हैं, तो इनके नाम मैंने अभी भी आपको बताया, वो सारे नाम यहां पर लिखे हैं। और एग्जाम में अगर डिस्क्रिप्टिव पार्ट है देखिए इस तरीके के क्वेश्चन के ऊपर, तो प्लीज ये 8 स्टेट के नाम लिखकर जरूर आना, याद कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द following activities is neither a supply of goods nor a supply of service। सर नीचे कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं और कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो यानी कि सर यहां पर हमसे किस विषय के ऊपर पूछा जा रहा है, शेड्यूल 3 के ऊपर ये क्वेश्चन है। शेड्यूल 3 हमने कहां पढ़ा था, जब हमने सप्लाई एंड रजिस्ट्री चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर सेक्शन 7 के साथ हमने देखिए शेड्यूल 3 पढ़ा था, जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बताता है जो ना ही आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट की जाएंगी और ना ही सर सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट की जाएंगी। ठीक है जी, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो पहली एक्टिविटी है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो देखिए आपका शेड्यूल 2 के अंदर क्लियर होता है ना, कवर होता है, जहां पर हमने कहा था कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस का केस बन जाता है। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट सर्विस ये 2 क्लासिकल एग्जांपल होते हैं देखिए आपके किस चीज के, कंपोजिट सप्लाई के। तो सर ये तो गलत हो गया, ऑप्शन है हमारा, है ना, ये हो गया गलत। ऑप्शन बी देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। तो सर ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है जी, ये भी आपका गलत है, क्योंकि हमसे शेड्यूल 3 के बारे में पूछा है, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। अगली आप देखिए जो चीज दी गई है ऑप्शन में, वो है सर्विस ऑफ फ्यूनरल, बेरियल, क्रेमाटोरियम और मॉर्चरी। सर ये वो सर्विस है सर देखिए जिसे शेड्यूल 3 के अंदर रखा गया है, और गवर्नमेंट कह रही है कि ना ही ये सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, गवर्नमेंट ने कहा। और इसके साथ साथ देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज पर्सन भी इसके अंदर आता है। गवर्नमेंट ने कहा देखिए मॉर्चरी हो गया, क्रेमाटोरियम हो गया, बेरियल हो गया, फ्यूनरल हो गया, ये सर्विसेज किसको दी जाती हैं, सर ये सर्विसेज उन परिवार वालों को दी जाती हैं जो अपने रिश्तेदारों को या किसी का अंतिम संस्कार करने ले जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा वहां पर जीएसटी क्यों लगाना, हमें वहां जीएसटी हमें नहीं लेना चाहिए, तो इसीलिए इसको शेड्यूल 3 में रखा गया, और इसे कहा कि ना ही ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो ऑप्शन सी हमारा देखिए यहां पर करेक्ट आंसर दिख रहा है। इसके बाद ऑप्शन डी भी रीड जरूर करेंगे, वो कह रहा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सर ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस क्लियरली आपका देखिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर था, और यही बात देखिए यहां पर लिखकर भी बता दी गई है, और ये आपको रीजनिंग में प्रोविजन कंसाइज में लिखकर दिखा दिया है। मैं फिर से बता दूं, प्रोविजन यहाँ पर जो रीजनिंग ये आपको दी गई है ये सिर्फ समझाने के पर्पस से है, ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अब हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए एमसीक्यू क्या कह रहा है, अंडर जीएसटी फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय अ चैरिटेबल ट्रस्ट विल बी। कह रहे हैं कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसने योगा कैंप लगाया है और इन्होंने फीस चार्ज करी, तो ये फीस टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है,
एग्जेम्प्ट है 5,000 रुपए तक, या फिर नन ऑफ द अबव, ऊपर दिए गए ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यहां नहीं लगेगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं यहां पर चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में जो आपने एग्जेम्पशन चैप्टर में बात पढ़ी थी कि अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो कि सर इनकम टैक्स एक्ट के आईटी एक्ट 1961, आप एग्जाम में ऐसे मत लिखना कभी, प्रॉपर इनकम टैक्स लिखना, ठीक है जी। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12AA या फिर सेक्शन 12AB इसके अंदर रजिस्टर्ड है, इसके अंदर सर रजिस्टर्ड है, उसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। अब यहां पर कुछ लिखा नहीं है कि ये इनकम टैक्स के इन सेक्शनों में रजिस्टर्ड है या नहीं, तो हम मानेंगे कि ये रजिस्टर्ड है, ठीक है जी। अब इसने सर देखिए योगा कैंप कराया, तो सर हमने देखिए एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई इस तरीके से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी, चैरिटेबल एक्टिविटी करता है तो वहां पर एग्जेम्पशन दी जाती है। और चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर हमने पहली एक्टिविटी पढ़ी थी कि प्रमोशन और एडवांसमेंट ऑफ योगा, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, किसी भी रिलीजन की बात की जाए, ठीक है जी, ये अगर प्रोग्राम करवाए जाते हैं किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होते हैं। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पतंजलि योग शिविर अगर कोई योगा कैंप लगा रहा है जिसके लिए वो कुछ नॉमिनल चार्जेस ले रहा है, जैसे 7 दिनों के लिए लगाया गया, कहा गया कि आप आइए, रहिए, खाइए, पीजिए, इन सब की व्यवस्था हमने की है और हम आपको योगा सिखाएंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप योग सिखा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लोगों की हेल्थ ठीक होगी, आप एक अच्छा काम कर रहे हो और आप देखिए चैरिटेबल ट्रस्ट हो, प्रोवाइडेड आप इसमें रजिस्टर्ड हो तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सर यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है कि ये एग्जेम्प्ट है। और ये 5,000 रुपए की जो लिमिट है, इस तरीके की कोई लिमिट यहाँ नहीं लगती है। इस तरीके की लिमिट कहाँ लगती है सर? वो लगता है कि अगर देखिए कोई इस तरीके से मंदिर है, ठीक है जी, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वहां पर दुकानें हैं, उनका ओपन एरिया है, कोई कम्युनिटी हॉल है, ठीक है जी, वो किराए पे दे रहे हैं, तो वहां लिमिट लगती है जिसमें हमने पढ़ा था कि 9,999 पर डे के बेसिस में अगर आपका देखिए ओपन हॉल है, कोई कम्युनिटी एरिया है जिसको आप रेंट पे देते हो, या फिर अगर शॉप है तो वहां पर आपने 9,999 रुपए पर मंथ के बेसिस पे दिया है, और अगर धर्मशाला है वहां पर रहने के लिए कमरे हैं तो 999 रुपए तक अगर चार्ज किया जा रहा है तो एग्जेम्प्ट है। इससे ज्यादा होता है मतलब 10,000 से ज्यादा हो जाता है तो आपका, या 1,000 या 1,000 से ज्यादा होता है तो आपका टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है जी। तो ये पूरा मैंने आपको चैरिटेबल एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में बता दिया, बी आपका ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है जी। काफी डिटेल में हमने इसको समझ लिया है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अगेन 2 नंबर का, मैंने जैसा कहा सारे क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर टर्नओवर। क्या कह रहे हैं कि नीचे दिए गए पर्सन में से बताइए कौन से ऐसे पर्सन हैं जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हैं, उनकी एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सर यहां पर कहीं ना कहीं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है, और जब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो सीजीएसटी एक्ट में हमने अंडर सेक्शन 24 ये बात पढ़ी थी, ठीक है जी, कि सर कहां कहां पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन दिया गया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका? पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। कह रहे हैं ऐसा पर्सन जो सर रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करने के लिए लायबल है। तो सर अगर मैं रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करने के लिए लायबल हूं तो मेरे लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है, मेरे सप्लायर के लिए नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर पहले वाले केस में तो हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। दूसरा केस क्या कह रहा है? ऑप्शन बी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो सर क्या उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है? जी हां, कंपलसरी होता है, और उसे बिजनेस स्टार्ट करने से कम 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, टैक्स लायबिलिटी एडवांस में पे करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो एनआरटीपी को भी यहां पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसके बाद अगला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो सर इनको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है अंडर सेक्शन 24। तो इन तीनों ही पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, और ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि यहां पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सेक्शन 24 इसके ऊपर बात करता है। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था जो हमने देखा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन डैश इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इन डैश इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस। और ऑप्शन में दिया गया है ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सर हम जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, तो वहां पर हम इनवॉइस किस तरीके से इशू करेंगे? सर हमने टैक्स इनवॉइस चैप्टर में पढ़ा था मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। क्या बात पढ़ी थी हमने यहां पर सर? और इनवॉइस का मतलब टैक्स इनवॉइस है यहां पर,
ठीक है, क्या बात पड़ी थी कि सर अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो आप इनवॉइस की 3 कॉपी इशू करोगे। ओरिजिनल कॉपी जाएगी सर रिसिपेंट के पास, डुप्लीकेट कॉपी जाएगी सर ट्रांसपोर्टर के पास, और ट्रिप्लीकेट कॉपी जाएगी सर आपकी जो सप्लायर है उसके पास। तो यहां पर जो गुड्स के केस में होगा वो ट्रिप्लीकेट होगा, ठीक है जी। और सर्विसेज के केस में तो ट्रांसपोर्टर का तो कोई सवाल उठता नहीं है, तो यहां पर सिर्फ 2 ही कॉपी होंगी। तो यानी कि ट्रिप्लीकेट और डुप्लीकेट, तो यानी कि ऑप्शन ए ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट ये हमारा यहां पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। कितना आसान सा क्वेश्चन था देखो, ठीक है जी। चलिए इसका मैं एक बार आपको रीजनिंग भी दिखा देता हूं ताकि आप और अच्छे से इस चीज को समझ पाए। देखिए इनवॉइस इन ट्रिप्लीकेट व्हेन गुड्स आर सप्लाइड, ठीक है जी, और डुप्लीकेट अगर आपने देखिए सर्विस की जो है वो सप्लाई करी है। तो ट्रिप्लीकेट गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टर यहां नहीं होता है। वेरी सिंपल। चलिए सर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 13, डैश मीन्स गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन अ वेसल फ्रॉम वन पोर्ट इन इंडिया टू अनदर। सर इंडिया के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक आप गुड्स को लेके जा रहे हो वेसल के थ्रू, ठीक है जी, और ये जो गुड्स हैं ये अदर देन इंपोर्टेड गुड्स हैं, तो इन गुड्स को क्या कहा जाता है? सर ऐसे गुड्स को क्या प्रोहिबिटेड गुड्स कहा जाता है, कोस्टल गुड्स कहा जाता है, ट्रांजिट ऑफ गुड्स कहा जाता है, या ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स कहा जाता है? ठीक है जी। तो देखिए मैंने यहां पर सबकी डेफिनेशन तो नहीं ली है क्योंकि आपने कस्टम एक्ट के अंदर इन सबकी डेफिनेशन पढ़ी है। मैंने डायरेक्टली यहां पर कोस्टल गुड्स की डेफिनेशन ले लिया। और कोस्टल गुड क्या कहते हैं ध्यान से समझना, दीज रेफर्स टू गुड्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड विद इन द कंट्री बाय सी specifically from one Indian port to another. They are not imported goods but are moved domestically within India's territorial water. जैसे कि हमने मुंबई से गुड्स भेजे हैं देखिए साउथ इंडिया में, केरल में, ठीक है जी, इस तरीके से। तो इन्हें क्या कहा जाता है सर? ये कोस्टल गुड्स कहलाते हैं। इंपोर्टेड गुड्स क्यों नहीं है? क्योंकि इंपोर्टेड तो सर तब होते हैं जब इंडिया के बाहर से हमने खरीदे हो, है ना, इंडिया की टेरिटरी के बाहर से हमने गुड्स मंगवाए हो। तो ये तो सर इंडिया के अंदर ही अंदर रहते हैं, इसीलिए इन्हें कोस्टल गुड्स कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। यहां पर ये प्रोहिबिटेड गुड्स हुआ, ट्रांजिट ऑफ गुड्स हुआ, ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स हुआ। प्लीज इनकी डेफिनेशंस आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है जी, और याद कर सके तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है जी। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 आपका कस्टम एक्ट से देखिए ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इंस्टीट्यूट यहां पे आपसे पूछ रहा है, देखिए सी लिमिटेड एन इंपोर्टर हैज इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूएसए एट एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम $10,000. Rate of exchange as announced by RBI was rupees 74.70. आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? $1 एंड रेट ऑफ एक्सचेंज एज अनाउंस्ड बाय CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम रुपीज 75.60 $1। मतलब क्या है सर? ध्यान से समझना। सर आपने गुड्स मंगवाए हैं, ठीक है जी, और इन गुड्स की जो FOB वैल्यू है, ठीक है जी, वो सर आपकी $10,000 है, और RBI ने जो रेट अनाउंस किया है $1 का वो 74.70 है, ठीक है जी, और जो रेट CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने अनाउंस किया है वो आपका 75.60 है, ठीक है जी। द FOB वैल्यू इन इंडियन रुपी विल बी, इंडियन रुपीस के अंदर ये FOB वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन ये है। तो सर हमारे पास यहां पर 2 रेट हैं, एक जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने दिया है और दूसरा हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। तो सर जब हम यहां कस्टम की बात करते हैं तो गवर्नमेंट यहां पर कहती है कि जो रेट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम देगा वो रेट आपको लेना है, यानी कि यहां पर $10,000 इंटू 75.60, और अगर आप ये करेंगे तो 3 और 4 यानी कि 7,56,000 रुपए की आपकी FOB निकल कर आ जाएगी, ठीक है जी। तो यानी कि यहां पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है जी। बहुत सिंपल सा देखिए क्वेश्चन था, और ये पूरी देखिए यहां पर आपको प्रोविजन के साथ चीजें बताई गई हैं। तो ऑप्शन ए 7,56,000, ठीक है जी। और ये यहाँ पर देखिए कंप्यूटेशन भी दिखाई है, एग्जाम में नहीं दिखानी है, बस मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दी कि अगर कोई बच्चा देखिए बिना वीडियो के इस PDF को देख रहा है तो उसे भी समझ में आ जाए, ठीक है जी। चलिए सर अब हम चलते हैं हमारे MCQ के क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक है जी। आपने देख लिया होगा कि कितने आसान आसान क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट, अगर आपने गुड्स जो है वो लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट में रिसीव करें, और इस बात को पढ़ते ही मुझे याद आ जाता है सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट 2017।
सर सेक्शन 16 देखिए जो आपका 2017 एक्ट है हमारा सीजीएसटी का, ये कहता है कि अगर आपको गुड्स लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं, ठीक है जी, तो आप जो आईटीसी क्लेम करते हो वो तभी करते हो जब आपको लास्ट लॉट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ लॉट्स और इंस्टॉलमेंट की बात आई है, ये प्रोविजन मुझे रिकॉल हो गया। ठीक है जी, अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 50% आईटीसी कैन बी टेकन ऑन रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट लॉट एंड बैलेंस 50% ऑन रिसीप्ट ऑफ लास्ट लॉट। तो क्लियरली गलत हो गया सर, ये मैंने आपको भी बताया। अगला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, बी आईटीसी कैन बी अवेल्ड अपॉन रिसीट ऑफ लास्ट लॉट। हाँ ये बात सर बिल्कुल ठीक लिखी है, तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर आपको अपना पहला या दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट मिल जाए तो बाकी के ऑप्शन पढ़ जरूर लीजिएगा एक बार। ठीक है जी, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 100% आईटीसी कैन बी टेकन ऑन रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट लॉट। तो सर ये बात तो पूरी तरीके से गलत है, फर्स्ट लॉट पे आपको जो है नहीं मिलता क्रेडिट। चलिए ऑप्शन डी भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, प्रोपोर्शनेट आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन रिसीप्ट ऑफ ईच लॉट और इंस्टॉलमेंट। तो ये बात भी गलत है। ठीक है जी, तो यहां पर देखिए हमने प्रोविजन भी लिख के दिखा दिया सेक्शन 16 का, जो कहता है कि अगर आपको लॉट में रिसीव हो रहा है तो लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट जब आप रिसीव करोगे तभी आप जो है आईटीसी अवेल कर पाओगे, क्लेम कर पाओगे, उससे पहले नहीं कर पाओगे। तो देखो हमने 15 के 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लिए हैं जो आपके एमटीपी के अंदर थे, और कितने आसान क्वेश्चन थे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि टेक्निकल था जो आपको परेशान करे। ठीक है जी, अब आइए बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्टिव पार्ट पर भी चलते हैं। और जैसा ही मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग में बताया था कि इनकम टैक्स का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो हम यहाँ पर नहीं कवर करेंगे, हम सर यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स का यानी कि जीएसटी और कस्टम का डिस्क्रिप्टिव पार्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, और यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि आपका पेपर का पैटर्न किस तरीके का है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं 15 एमसीक्यू, 2-2 नंबर के एक, तो 30 नंबर के। इसके बाद आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं वो 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है जी, तो देखिए सर आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कह रहा है मेक अ कंपैरिजन बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको कंपैरिजन बताना है। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टडी मटेरियल से आया क्वेश्चन। स्टडी मटेरियल आप उठा के देख लो, सेम ये क्वेश्चन इसी तरीके से दिया गया है और वहीं से ये सॉल्यूशन बनाया। देखिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है। सबसे पहले आप क्या बताओगे यहाँ पर कि मीनिंग क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। तो सर डायरेक्ट टैक्स नाम से ही पता लग रहा है कि डायरेक्टली इंपोज किया जाता है आपकी वेल्थ के ऊपर, इनकम के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स आपके ऊपर लगने वाला एक ऐसा टैक्स है जो इनडायरेक्टली लगता है, जो पर्सन यहाँ पर टैक्स पे करता है और जिस पर्सन के ऊपर एक्चुअल बर्डन आता है वो अलग अलग होते हैं। जो टैक्स है वो सर फाइनल कस्टमर की जेब से निकलकर गवर्नमेंट के पास जाता है, और कौन लेके जाता है सर, सप्लायर लेके जाता है। ठीक है जी, तो देखिए डायरेक्ट टैक्स इज रेफर्ड टू एज द टैक्स लेविड ऑन पर्सन्स इनकम एंड वेल्थ एंड इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। जिस पर्सन के ऊपर लगा वही गवर्नमेंट को पे करता है। जैसे कि अगर आपके ऊपर सैलरी इनकम हुई है तो आप उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, आपको कैपिटल गेन हुआ है आप पे करोगे, आपको अदर सोर्स में कोई इनकम हुई है, आप लॉटरी जीत गए या ऑनलाइन मनी गेमिंग के थ्रू आपने देखिए पैसा जीता, तो वो आपका इनकम है और उसके आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे। तो जिस पर्सन ने पैसा कमाया वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। ठीक है जी, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इट इज रेफर्ड टू एज द टैक्स लेविड ऑन अ पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज एंड इज पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है, जो पर्सन कंज्यूम करता है वो देखिए यहां पर जो है टैक्स का बर्डन बियर करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने जीएसटी में बहुत डिटेल में ये चीज पढ़ी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉल कर देता हूं। मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए है सप्लायर, मिस्टर बी है रिसिपिएंट। सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सप्लाई करी 1 लाख रुपीस के गुड्स। आप सर्विसेज भी मान सकते हो अगर मन करे कि सर गुड्स ही क्यों मान रहे हो, सर्विसेज मान लो तो सर्विसेज। और सपोज इस पे जो जीएसटी लग रहा है वो एट द रेट ऑफ 5% से लग रहा है, तो मिस्टर बी यहां पर क्या करेंगे, मिस्टर ए को पेमेंट करेंगे कितनी, 1,05,000 रुपए की। ठीक जी, और इस पेमेंट के अंदर जरा ध्यान से समझना, यहां पर 2 पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो है वैल्यू ऑफ सप्लाई और एक है जीएसटी का पोर्शन। जीएसटी का पोर्शन कितना है सर, 5,000 रुपए, और वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है सर, 1 लाख रुपए। अब मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर ए सर गवर्नमेंट को, बहुत ध्यान से समझना, मिस्टर ए यहां पर सर गवर्नमेंट को 5,000 रुपए पे कर देंगे, और जो 1 लाख रुपए है ये इनका अपना रहेगा, जिसमें इनका प्रॉफिट वगैरह बाकी सब चीजें रहेंगी। तो यहां पर देखिए
अल्टीमेटली किसकी जेब से पैसा निकल के जा रहा है? मिस्टर बी की जेब से। लेकिन ये पैसा गवर्नमेंट के पास तक कैसे पहुंच रहा है? मिस्टर ए के थ्रू पहुंच रहा है। तो ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, तो यही बात यहां लिखी गई है, ध्यान से देखिए जरा, वापस आएंगे सर। देखिए, पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स एंड और सर्विसेज एंड इज पेड इनडायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट। जो कंज्यूम करता है वो देखिए यहां पर टैक्स पे करता है। अगर सर मैं यहीं पर आपसे कहूं कि मिस्टर बी ने सपोज ये जो सामान खरीदा, इस सामान से सर इन्होंने कोई दूसरी चीज बना दी, एक तरीके का रॉ मटेरियल था, कुछ था, और इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, तो यहां पर मिस्टर बी क्या करेंगे? जो 5,000 का टैक्स इन्होंने पे करा है उसका इनको क्या मिल जाएगा? ये इनका आईटीसी बन जाएगा सर, सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 16 और सेक्शन 17 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये 5,000 का आईटीसी ले सकते हैं, और जो फाइनल कंज्यूमर होगा वो देखिए यहां पर टैक्स का बर्डन उसके ऊपर आएगा। ठीक है जी, तो मीनिंग देखिए आप लोगों ने समझ लिया है। चलिए बात करते हैं नेचर की। तो नेचर जो है यहाँ पर इनकम टैक्स का प्रोग्रेसिव होता है, और जो जीएसटी है मैं कहूँ इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका रिग्रेसिव होता है। ऐसा क्यों है? देखिए, अगर किसी पर्सन की इनकम 50 लाख रुपए है तो इसके ऊपर 50 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा, सरचार्ज वगैरह लगेंगे, और इनकम टैक्स के अंदर देखिए आपने स्लैब रेट वगैरह पढ़ा है, तो जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। लेकिन जीएसटी में या इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। सपोज आपने, ध्यान से समझना, सपोज आपने सर एक लैपटॉप परचेज किया, लैपटॉप है 1 लाख रुपए का, और इस पे 28% से जीएसटी लगता है, तो यानी कि 28,000 रुपए का इस पे जीएसटी लगेगा, और आपको जो पैसा पे करना पड़ेगा वो 1,28,000 रुपए पे करना पड़ेगा। अब अगर एक पर्सन की इनकम 10 लाख रुपए है, ठीक है जी, और एक किसी पर्सन की इनकम 1 लाख रुपए है, इन दोनों ही पर्सन को देखिए यहां पर 28,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ कि इनकम कितनी है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, यहां पर दोनों ही पर्सन को टैक्स जो है वो बराबर देना पड़ रहा है। तो इसी को कहा जाता है रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है जी, तो आपका जो जीएसटी है या मैं कहूँ इनडायरेक्ट टैक्स है, ये रिग्रेसिव होता है नेचर में, लेकिन इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। ठीक है जी, तो यही बात यहां पर बताई गई है। चलिए अगली चीज देखें, तो सर इंसिडेंस एंड इंपैक्ट। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल से बताया कि सर जिस पर्सन के ऊपर एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी मतलब बर्डन आया और जिस पर्सन ने गवर्नमेंट को पे करा, वो अलग अलग होते हैं जीएसटी के अंदर या इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, लेकिन इनकम टैक्स में सेम होते हैं। ठीक है जी, तो यही बात लिखा है, देखिए, फॉल ऑन द सेम पर्सन एसएससी हिमसेल्फ बियर्स द सच टैक्सेस, दस इट पिंचेस द टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर है उसी को देखिए इसका बर्डन आता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, फाइनल कस्टमर के ऊपर जाता है। ठीक है जी, और जो सप्लायर होता है वो उससे लेकर आगे गवर्नमेंट को दे देता है। तो ये बात हमने पढ़ ली थी, एग्जांपल जैसे कि इनकम टैक्स और यहाँ पर जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। इसके बाद सर अगली चीज क्या आती है यहाँ पर? इवेजन। तो सर इनकम टैक्स में टैक्स इवेजन जो है आपकी पॉसिबल है, लेकिन यहां पर टैक्स इवेजन जो है वो उतनी आसान नहीं होती है। ठीक है जी, हार्डली पॉसिबल होती है, बिकॉज क्योंकि इट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। जब आप सामान खरीदने जाते हो, ठीक है, जैसे आपने लैपटॉप परचेज करना है, तो जो आपका शॉपकीपर है जहां से आप मोबाइल या लैपटॉप परचेज कर रहे हो, वो कीमत के अंदर इंक्लूड होता है। आपने कहा हमें आईफोन 15 खरीदना है सर, 1.5 लाख रुपए का है, तो 1.5 लाख में जीएसटी इंक्लूड है, आप 1.5 लाख रुपए पे करोगे। तो टैक्स इवेजन के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है उतने नहीं होते एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। हालांकि सर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहां पर भी टैक्स इवेजन तो होते ही होंगे, है ना, और होते भी हैं, लेकिन वो यहां पर फाइनल कस्टमर नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए अगली बात करें तो सर इन्फ्लेशन, इसका क्या मतलब है? देखिए जीएसटी के लगने से होता क्या, चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे 1 लाख रुपए का सामान था, 28% जीएसटी लगा, 1,28,000 का, तो इन्फ्लेशन हो गया, एक तरीके से महंगाई हो रही है ना। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन को कम करने में मदद करता है, लेकिन ये नहीं करता। Cost of goods and services increase due to levy of indirect tax, thus indirect tax promote inflation. इन्फ्लेशन इससे बढ़ जाती है। ठीक है जी, however sometime it is useful to promote the social welfare by checking the consumption of harmful goods or sin goods through higher rate of tax। लेकिन कभी कभी ये जो इन्फ्लेशन वाली बात बताई जा रही है ये अच्छी भी होती है, जैसे कि कुछ गुड्स होते हैं जिनको हम डीमेरिट गुड्स भी कहते हैं। डीमेरिट गुड्स, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टबैको, पान मसाला, है ना, ये सारे एडिटेड वाटर, इनके ऊपर या फिर इनके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा रेट से जीएसटी चार्ज करती है ताकि कम लोग इनका कंजम्पशन करें। तो एक तरीके से जब चीज़ों की कीमतें महंगी हो जाएंगी, टबैको प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, एल्कोहलिक लिकर महंगी होगी, तो लोगों की पहुंच से बाहर होगी, तो गवर्नमेंट कह रही है कि वहाँ पर सोशल वेलफेयर भी प्रमोट होता है। हालांकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा फिर इसी से मिलता है ना, क्योंकि लोग खरीदते ही खरीदते हैं प्रैक्टिकली देखा जाए। ठीक है जी, चलिए अगली चीज आती है इसमें इंपोजिशन एंड कलेक्शन। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सर ये जो अमाउंट देखिए इंपोज एंड कलेक्ट होता है डायरेक्ट टैक्स में वो सेम पर्सन से होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। सप्लायर और रिसिपेंट दो अलग अलग पर्सन होते हैं। सप्लायर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, रिसिपेंट से
लेकर। ठीक है जी। इसके बाद अगली बात आती है बर्डन की। तो सर डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसकी इनकम है, मेरी इनकम है, मुझे ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में शिफ्ट किया जा सकता है। कैसे शिफ्ट किया जा सकता है? आईटीसी की मदद से। जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल से बताया था, अगर मिस्टर बी ने किसी तरीके के प्रोडक्ट को बनाने में उसका यूज किया, तो सर जब वो आगे उस प्रोडक्ट को बेचेंगे, सपोज उन्होंने बेचा उस प्रोडक्ट को 2 लाख का और 2 लाख के ऊपर उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया सपोज 36,000 रुपए, तो 5,000 रुपए वो पीछे पे करके आए थे हमारे एग्जांपल में। अब 36,000 में से 5,000 वो माइनस कर देंगे और बैलेंस अमाउंट ही गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि जो बर्डन है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, यही बात बताई गई है। और इसके बाद इवेंट क्या है यहाँ पर? तो टैक्सेबल इनकम यहाँ पर जो एसएससी की होती है वो टैक्सेबल इवेंट होता है। और जब जीएसटी के अंदर मैं बात करूँ सप्लाई होती है गुड्स या सर्विसेज की, तब वो आपका टैक्सेबल इवेंट होता है और तब जीएसटी चार्ज किया जाता है। तो ये था देखिए आपका पूरा डिस्कशन कि सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कंपैरिजन किस तरीके से। बहुत आसान सा कंपैरिजन था। ठीक है जी, एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, आप चाहो तो ये एग्जांपल भी कोट कर सकते हो। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। कितना आसान क्वेश्चन था देखिए, 7 मार्क्स का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर। कह रहे हैं कि बताइए जीएसटी के फायदे क्या हैं बिजनेस और इंडस्ट्री को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को और कंज्यूमर को। तो 3 पर्संस के रिस्पेक्ट में यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन 3 पर्संस को क्या बेनिफिट होने वाला है जीएसटी का। तो तीनों के रिस्पेक्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस और इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपने जीएसटी पूरा पढ़ लिया है तो आपने देखा होगा कि जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको स्टेट वाइज लेना होता है और हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम रहता है, फॉर्म्स सेम रहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप रिटर्न्स भरना चाहते हैं तो रिटर्न्स भी सेम है, रिटर्न्स के फॉर्म भी सेम है। आपका बिजनेस का नेचर किस तरीके से है इसके ऊपर आपकी रिटर्न यहाँ पर जो है वेरी नहीं करती, सेम रहती है। इसके साथ साथ देखिए आपका जो जीएसटी का रेट लगता है वो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर सेम लगता है। तो कहीं ना कहीं देखिए बिजनेस को या इंडस्ट्री को यहाँ पर इन सब चीज़ों का बेनिफिट होगा। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं डिटेल में किस तरीके से पॉइंट वाइज हम इसको लिखेंगे और प्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिजनेस और इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में। तो सर यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन आपको स्टेट वाइज लेना है और एक ही फॉर्म होता है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो कंप्लायंसेज हैं देखिए वो आसान हो जाती हैं। ठीक है जी, तो जरा देखिएगा फॉर इजी कंप्लायंसेज, पहला बेनिफिट बिजनेस और इंडस्ट्री को, अ रोबस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव आईटी सिस्टम वुड बी द फाउंडेशन ऑफ द जीएसटी रिजिम इन इंडिया, देयरफॉर ऑल टैक्स पेयर्स services such as registration, return, payments, etc. would be available to the taxpayer online, which would make compliance easy and transparent. अब सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं तो आपके लिए इजी और ट्रांसपेरेंट हो गई हैं चीज़ें, तो आप आसानी से देखिए यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो जो कंप्लायंसेज हैं देखिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि आपकी आसान हो गई हैं। वेरी सिंपल। बात करें अगर अगले बेनिफिट की तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट एंड स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको बताया कि जो जीएसटी के रेट हैं वो आपके सेम रहने वाले हैं, है ना। तो यही बात बताई गई है कि यहाँ पर जो टैक्स रेट है, जो टैक्स का स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म कर दिया गया है। तो जीएसटी विल एंश्योर दैट इनडायरेक्ट टैक्स रेट एंड स्ट्रक्चर्स आर कॉमन अक्रॉस द कंट्री। हमारी जहाँ तक सीमाएं लग रही हैं वहाँ तक सेम रहे, देयर बाय इंक्रीजिंग सर्टेनिटी एंड ease of doing business. In other words, GST would make doing business in the country tax neutral irrespective of the choice of place of doing business. आप बिजनेस कहाँ कर रहे हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो आपको टैक्स उसी रेट से पे करना है, सेम है। अगर मैं मोबाइल फोन सर सपोज मैं दिल्ली में बेचूं या कहीं और बेचूं जाकर, मुझे जो जीएसटी का रेट इस पे लग रहा है उसी रेट से पे करना है। तो बिजनेस करना आसान है मेरे लिए, स्ट्रक्चर सेम है ना। स्टेट वाइज कोई ऐसा है नहीं कि बाइफर्केशन दी गई है। ठीक है जी। इसके बाद सर इंडस्ट्री को यहाँ पर क्या बेनिफिट हुआ है? सर जो डबल टैक्सेशन है वो खत्म कर दी गई। जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, सॉफ्टवेयर हैं आपके, सॉफ्टवेयर के ऊपर देखिए जो पुराना इनडायरेक्ट टैक्स था वहां पर उस पर वैट और सर्विस टैक्स दोनों लग जाया करते थे, जिससे डबल टैक्सेशन हो जाता था। लेकिन जीएसटी ने इस तरीके की चीजों को खत्म किया है, तो कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो पूरी तरीके से आपका यहाँ पर खत्म हो गया है। यही बात यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। ठीक है जी। चलिए अगला जो यहाँ पर एग्जाम बेनिफिट हुआ है इंडस्ट्री को या बिजनेस को वो है कि सर इससे इंप्रूव हुई है कंपिटिटिवनेस। सर क्या मतलब है इसका? देखिए कंपटीशन क्यों आपका इंप्रूव हो रहा है? क्योंकि अब आपकी देखिए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है बिजनेस को कंप्लायंसेस को करने की जो कॉस्ट है, क्योंकि आपकी रिटर्न यहाँ पर सेम रहती है ना, वो बदलती नहीं है। पहले क्या था, वैट की रिटर्न अलग भरो, सर्विस टैक्स की रिटर्न अलग भरो, ठीक है जी, बाकी रिटर्न आपको अलग भरनी पड़ती थी। तो यहाँ पर रिटर्न अब आपको क्योंकि एक ही भरनी है
तो आपका देखिए टाइम बच रहा है, और जब आपका टाइम बचता है तो आप उस बचे हुए टाइम को अपने बिजनेस पे फोकस करके बिजनेस को डेवलप करते हो, तो आप अपने बिजनेस को और अच्छा इंप्रूव कर पाते हो, तो जिससे कि मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज होगा, क्योंकि हर बिजनेसमैन का टाइम बचेगा तो वो अपने देखिए गुड्स को सर्विसेज को बेहतर करेगा। इसीलिए कहा गया कि यहां पर जो कंपीटिवनेस है ये इंप्रूव होती है। ठीक है जी, वेरी सिंपल। इसके बाद सर अगला इसका बेनिफिट क्या है सर? अगला बेनिफिट है कि सर गेन टू मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को भी यहां पर बेनिफिट दिया गया है। क्यों बेनिफिट दिया गया है? देखिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है जी, अब देखिए एक्सपोर्ट से होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना सर। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं दैट मीन्स कि मैं आउटसाइड इंडिया अपनी गुड्स या सर्विसेज दे रहा हूं। सपोज मैं दे रहा हूं यूएसए के अंदर, ठीक, अब यहां पर यूएसए से मेरे को पेमेंट आएगी, है ना, यूएसए से पेमेंट आएगी जो कि डॉलर में होगी। अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में करता हूं तो वहां की करेंसी मेरे पास आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास हमारे देश के अंदर जो फॉरेन करेंसी या फॉरेक्स है इसके रिजर्व्स बढ़ेंगे, है ना। तो गवर्नमेंट ने यहां पर बेनिफिट दिया कि सर अगर आप एक्सपोर्ट करते हो ना तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। यहां पर देखिए जब आप फाइनल लेवल पर आओगे तो आप पढ़ोगे कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप आईजीएसटी की पेमेंट करो और बाद में उसका रिफंड क्लेम कर लो। दूसरा ये होता है कि आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देकर बॉन्ड भर के जो है अपने गुड्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेती। तो जो पर्सन देखिए एक्सपोर्ट कर रहा है उसे एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ा, जिससे उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी और वो आउटसाइड इंडिया अपने बिजनेस को देखिए कर सकता है, चाहे वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, और उसकी कॉस्ट कम होगी, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में वो कंपीट भी आसानी से कर पाएगा। ठीक है जी, तो इसीलिए बताया गया कि यहां पर बेनिफिट हो रहा है देखिए एक्सपोर्टर्स को भी और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो देखिए द सबसमिंग, सबसमिंग का मतलब क्या है कि जोड़ देना ऑफ मेजर सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस इन जीएसटी, कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ input goods and services and phasing out central sales tax would reduce the cost of locally manufactured goods and services। क्योंकि देखिए आपका कई सारे टैक्सेस को यहां पर खत्म करके इसी में जोड़ दिया गया, तो कहीं ना कहीं टैक्स का बर्डन भी आपका जो है वो कम हो गया। ठीक है जी, यही बात यहां पर बताई गई है। तो दिस विल इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड गिव बूस्ट टू इंडियन exports। The uniformity in tax rate and procedures across the country will also go a long way in reducing the compliance cost। compliance cost भी आपकी कम हो रही है। ठीक है जी, चलिए ये थे आपके वो सारे बेनिफिट जो कि इंडस्ट्री को मिले और सर आपके किसको मिले, सर बिजनेसमैन को मिले। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इससे क्या फायदा हो रहा है। अब जरा ध्यान से समझना, जो पहला ही पॉइंट हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। ठीक है जी, अगर मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूं, मतलब अगर आप देखना चाहो तो देखिए यहां पर मैंने ये जीएसटी पोर्टल ओपन कर रखा है, ठीक है, जिसकी मदद से सारी चीजें होती है। और एक हमारा दूसरा पोर्टल होता है जो कि आपका जीएसटी मेन पोर्टल होता है। तो यहां पर अगर आप देखो, आप देख पा रहे होगे 1.47 करोड़ देखिए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। टोटल रिटर्न फाइल्ड आपकी 140.93 करोड़ है। ठीक है जी, इस तरीके से आपके पास डेटा यहां पर तुरंत गवर्नमेंट को देखिए मिल जाता है। ठीक है जी, ठीक है जी, तो ये देखो सारी चीजें आपको यहां मिल रही हैं। ई वे बिल कितने जनरेट हुए, इनवॉइस कितने अपलोड हुए, तो गवर्नमेंट को देखो सारी चीजें रियल टाइम बेसिस पे पता लग रही हैं। कितने कितने लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। तो गवर्नमेंट को भी देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डेटा है आसानी से मिल रहा है, टैक्स इवेजन खत्म हो रही है ना। और सर आपका जो प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि सेम ही है, सेम तरीके के फॉर्म्स यूज किए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी देखिए यहाँ पर टाइम सेव होगा। तो वही चीज बताई गई। तो सिंपल एंड ईजी टू एडमिनिस्टर, सारी चीजें गवर्नमेंट को जो मैनेज करना है वो आसान हो गया है। तो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। आपने सबको खत्म करके एक जीएसटी बना दिया, है ना। तो यहां पर गवर्नमेंट के लिए देखिए सिंप्लीफाई हो गया काम करना। इसके साथ साथ बेटर कंट्रोल ऑन लीकेज, जैसा मैंने आपको बताया सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। तो जीएसटी विल रिजल्ट इन बेटर टैक्स कंप्लायंस ड्यू टू रोबस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन है। तो कहीं ना कहीं जो लीकेज थी कंट्रोल्स के अंदर वो यहां पर खत्म हो रही है। ड्यू टू सीमलेस ट्रांसफर ऑफ input tax credit from one stage to another in the chain of value addition, there is an inbuilt mechanism in the design of GST that would incentivize tax compliance by traders। ठीक है जी, तो यहां पर देखिए आपकी कहीं ना कहीं आईटीसी जो है वो बेहतर हो रही है। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप आईटीसी अच्छे से ले पाओगे, टैक्स इवेजन खत्म होगा, क्योंकि हर एक देखिए लेवल पर गवर्नमेंट को पता होगा, वो व्यक्ति अपनी रिटर्न फाइल करेगा, उसमें बताएगा सेल कितनी है और मैंने जिससे सामान खरीदा वो सर मेरा जीएसटी नंबर डालेगा अपनी रिटर्न के अंदर। तो
उसकी सेल्स मेरी परचेस, तो गवर्नमेंट को देखिए ट्रैक करना आसान होता है, तो लीकेजेस जो है आपकी वो खत्म होती हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी, क्या मतलब है इस बात का, देखिए जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एंड विल देयरफॉर लीड टू हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी। ऑनलाइन हो रही है चीजें, तो जो मैन फोर्स लगती थी, ठीक है जी, जो सर्विसेज लगता था, वो कॉस्ट कहीं ना कहीं कम हो रही है, तो गवर्नमेंट को देखिए यहाँ पर जो कलेक्शन है वो भी ज्यादा हो रही है। और सर ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी कहीं ना कहीं बूस्ट करता है। क्यों बूस्ट करता है, देखिए गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स प्रोवाइड किए थे जीएसटी के अंदर, तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अपना नया बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं, तो वो बेनिफिट्स भी देखिए आपको मिलेंगे अगर आप जीएसटी के अंदर आते हैं तो, क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे देश के अंदर बने, और हमने जब टैक्स प्रोसीजर को अपना सिंप्लीफाई किया है ना, एक यूनिफॉर्म बना दिया, जो हमारा जीएसटी आया था वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आया था, वन नेशन वन टैक्स, ये बात थी सर। तो सर कहीं ना कहीं फिर जब हमारे एक देश के अंदर एक ही टैक्स सिस्टम है तो आसान होगा बिजनेस करना, ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करने आएंगे। तो जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था उसको भी कहीं ना कहीं देखिए यहां पर नेशन वाइज एक प्रमोशन मिला, एक बूस्ट मिला। ये थे देखिए आपके कुछ बेनिफिट्स जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिले। अब हम बात करते हैं कि सर कंज्यूमर को क्या बेनिफिट्स मिले, ये तो बात समझ में आती है। तो सर कंज्यूमर को देखिए क्या बेनिफिट मिले, सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स प्रपोर्शनेट टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या हुआ सर, क्योंकि पहले मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, वैट लगा कहीं पर आपका देखिए जीएसटी सर्विस टैक्स लग रहा था, है ना, वो चीज़ें खत्म होकर गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दी। तो ड्यू टू मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस बीइंग लेविड बाय द सेंट्रल एंड state with incomplete or input tax credit available, progressive state of value addition, the cost of most of the goods and services in the country today are loaded with many hidden taxes। बहुत सारे आपके हिडन टैक्सेस होते थे जो आपको नहीं पता होते थे, है ना, मल्टीपल आपके टैक्सेस होते थे, तो वो चीजें यहां पर कहीं ना कहीं देखिए खत्म हुई है। अंडर जीएसटी देयर वुड बी ओनली वन टैक्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर लीडिंग टू ट्रांसपेरेंसी ऑफ टैक्स पेड टू द फाइनल कंज्यूमर। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे सर किस रेट से टैक्स लग रहा है वो पता है हमें, उसी रेट से लगेगा, कोई हिडन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग जब आपके टैक्स सिस्टम थे तो अलग अलग जगहों पर टैक्स लग रहा था, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाता था कहाँ कितना टैक्स लग रहा है ना, तो गवर्नमेंट का वो चीज़ें खत्म हो रही, तो कंज्यूमर के लिए भी एक बेनिफिट हुआ। इसके साथ साथ सर रिलीफ इन ओवरऑल टैक्स बर्डन, कुछ हद तक गवर्नमेंट ने कहा कि टैक्स बर्डन भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि पहले सर क्या हो रहा था, मल्टीपल टैक्स लग रहे थे, है ना, कास्केडिंग इफेक्ट आ रहा था ज़्यादा, तो गवर्नमेंट जो फाइनल कस्टमर है उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा था, लेकिन जीएसटी के आने से वो खत्म हो गया। तो जो यहाँ पर टैक्स का बर्डन था ओवरऑल कहीं ना कहीं वो भी फाइनल कस्टमर के ऊपर से गवर्नमेंट कह रही है कम हो गया। तो ये कंज्यूमर को देखिए जो है बेनिफिट मिला। तो हमने देख लिया है कि कंज्यूमर को किस तरीके से बेनिफिट हुआ, और सर आपका गवर्नमेंट को किस तरीके से हुआ, बिजनेसमैन को किस तरीके से हुआ, इंडस्ट्री को किस तरीके से हुआ। ठीक है जी, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो सर देखिए क्या कहा, डिस्कस विद रीजन द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग द रिसिपिएंट इज लोकेटेड एट टैक्सेबल टेरिटरी। तो सर क्या कह रहे हैं कि बताइए कौन सा पर्सन जीएसटी में टैक्स पे करने के लिए लायबल है, और आप ये चीज मान के चलो कि जो रिसिपिएंट है वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है। तो सर यहां ध्यान से समझना, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे से चार्ज अंडर जीएसटी जो चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुझे पहले लाइन पढ़ते समझ में आ गया, है ना। अब आओ जरा एक एक करके 4 ट्रांजैक्शंस दी गई है, चारों ट्रांजैक्शंस को डिटेल में समझते हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, रेंटल इनकम रिसीव्ड बाय वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम रेंटिंग ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एबीसी लिमिटेड। सर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर दी है एबीसी लिमिटेड को। आगे क्वेश्चन क्या रहा है, द टर्नओवर ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वाज ₹39 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एबीसी लिमिटेड जो कि हमारे यहाँ पर रिसिपिएंट है और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट सप्लायर है क्योंकि इमोल प्रॉपर्टी उन्होंने रेंट पे दी है, कह रहे हैं कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की जो पिछले साल एग्रीगेट टर्नओवर थी वो 39 लाख रुपीस थी। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, वेस्ट बंगाल के अंदर रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है सर, अगर हम बात करें गुड्स की तो 20 लाख रुपए है, अगर सर्विसेज की तो भी 20 लाख रुपए है, और सर अगर हम सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर ही गुड्स देते हैं तो 40 लाख की लिमिट लग जाती है। तो यहाँ पर 39 लाख है। तो अगर ये तो कुछ बताया नहीं कि सर जो हमारे यहाँ पर रिसिपिएंट है वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनका गुड्स का है, सर्विस का है, तो हम मान के चलते हैं, ठीक है जी, कि यहाँ पर इनके ऊपर जो लिमिट है वो 20 लाख रुपए की लगेगी, और पिछले साल इनकी जो
एग्रीगेट टर्नओवर है वो 39 लाख है, यानी कि यहां पर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन हो गया। अब एक रजिस्टर्ड पर्सन को स्टेट गवर्नमेंट ने क्या सर्विस दी है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। याद करो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या कहता था कि सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू एनी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी होती तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में फिर आ जाता, और फिर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ही जीएसटी डिपार्टमेंट को जो रेंटल इनकम रिसीव कर रही है उस पर टैक्स पे करती। समझ में आई बात? तो यहां पर देखो ये बात नहीं लिखी है पूरी तरीके से कि जो ये रिसिपिएंट है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इनका बिजनेस किस तरीके का है, तो हम यहां पर ये मान के चल रहे हैं, ये अजम्पशन ले रहे हैं कि ये सर रजिस्टर्ड है, ठीक है, 39 लाख रुपीस की इनकी पिछले साल एग्रीगेट टर्नओवर थी, और फिर यहां पर आरसीएम लग जाएगा। अगर आप ये अज्यूम कर लेते हो कि ये अनरजिस्टर्ड है आज की डेट में, तो फिर आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। ठीक है जी, चलिए सेकंड पार्ट चलते हैं, एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आंसर्स को रीड करेंगे। चलो पहले आंसर ही देख लेते हैं पॉइंट नंबर 1 का, ठीक है, फिर सेकंड पे आएंगे। तो देखो, एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 20th अक्टूबर 2023 एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज, मतलब अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या इंडियन रेलवेज देखिए रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस देती है तो वो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में आती है। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, इसलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द CGST Act is taxable under reverse charge mechanism. ठीक है जी, तो in the given case West Bengal government receive rental income from ABC Private Limited whose aggregate turnover in the preceding financial year यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, प्लीज इसको ठीक करिए। ये 42 आ गया है, 39 आएगा। ठीक है जी, 39 लाख, दैट मीन्स इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अज्यूमिंग इट टेक द रजिस्ट्रेशन, देयरफॉर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड बीइंग द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट शैल पे द टैक्स टू द जीएसटी डिपार्टमेंट ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिस। ठीक है जी, आरसीएम लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ ये मान लेते हो, आप चाहो तो इसका ऑल्टरनेटिव आंसर बना सकते हो, नोट देकर आप बता देना कि अगर हम ये मानते हैं कि सर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ओनली गुड्स की सप्लाई करते हैं अपने ही स्टेट के अंदर, तो इनके ऊपर जो लिमिट है वो 40 लाख की लगेगी, और हमारे क्वेश्चन में 39 लाख रुपए बताई गई थी। ठीक है जी, तो सर यहां पर ये रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं होंगे, अनरजिस्टर्ड हो जाएंगे इस साल, तो फिर यहां पर जो है आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने ये माना है कि यहां पर आरसीएम लगेगा। चलिए अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 देखिए आपका क्या कह रहा है, लीगल फीस रिसीव्ड बाय मिस्टर ए एन एडवोकेट फ्रॉम मेसर XYZ ट्रेडिंग कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ रुपीज 49 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब जरा ध्यान से समझना, कह रहे हैं कि लीगल फीस रिसीव करी है किसने? मिस्टर ए ने, जो कि एक एडवोकेट है, और इन्होंने ये सर्विस प्रोवाइड करी थी XYZ ट्रेडिंग कंपनी को, और सर XYZ ट्रेडिंग कंपनी की जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर है वो 49 लाख रुपीस है। तो सीधी सीधी बात है सर, XYZ लिमिटेड यहां पर तो रजिस्टर्ड होंगे ही होंगे, है ना। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये जो लीगल सर्विसेज रिसीव करी है XYZ लिमिटेड ने, इस पर टैक्स कौन पे करेगा? तो अगर सर आप सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर ही हमने बात पढ़ी थी कि अगर आप लीगल सर्विस रिसीव करते हो किसी इंडिविजुअल एडवोकेट से, किसी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट से, या फिर किसी सीनियर एडवोकेट से, ठीक है जी, और जो यहाँ पर रिसिपिएंट है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कंपनी है, तो ये आरसीएम के अंदर आ जाता है। अब प्रॉपर्ली किस तरीके से इसको आप प्रेजेंट करोगे, ठीक है जी, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है। एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 services provided by an individual advocate including a senior advocate firm of advocates by way of legal services यहाँ पर आपकी कई तरीके की हो सकती हैं, रिप्रेजेंटेशनल बिफोर वेरियस अथॉरिटीज, कंसल्टेंसी, है ना, ये सब आ सकता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लीगल सर्विसेज मीन्स एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड अथॉरिटी। तो आरसीएम में टैक्सेबल होता है। अब देखो ये लिखा हमने क्या, प्रोविजन। आप देख पा रहे होगे कि कैसे आंसर को प्रेजेंट किया गया है। अब देखिए हमने यहां पर कैसे फैक्ट प्लस कंक्लूजन दिया है, ऊपर भी यही चीज थी, यहां भी यही चीज है। देखिए हियर द लीगल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय मिस्टर ए एन एडवोकेट टू मेसर XYZ ट्रेडिंग कंपनी हुज एग्रीगेट टर्नओवर वर रुपीज 49 लाख इन द preceding financial year. That means it is registered person, so tax shall be paid by Messer XYZ Trading Company under reverse charge
मैकेनिज्म। मैं आपको बता दूं यहां पर कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है, और इसके साथ साथ ये जो लीगल सर्विसेज का पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे केसेस बनते हैं जो एग्जेम्पशन में भी आते हैं, है ना, तो वो आप जरूर एक बार अच्छे से करके जाइएगा। मेरे पास उतना टाइम यहाँ पे नहीं है कि मैं वो पूरा पॉइंट एग्जेम्पशन वाला बताऊं, ठीक है जी, क्योंकि हम अपने क्वेश्चन से रिलेटेड ही बात करेंगे, ठीक है, लेकिन आप करके जाना एग्जाम में, अगर आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हो, ठीक है जी। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट इस क्वेश्चन का। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है? मिस्टर एक्स रिसीव्स एडवांस पेमेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक सर्विसेज इन फ्यूचर। कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने एडवांस पेमेंट रिसीव करी है और कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज ये प्रोवाइड करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। अब मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपकी बुक के अंदर, स्टडी मटेरियल के अंदर एक एग्जाम्पल है, और उस प्योर एग्जाम्पल को एज इट इज यहां पर क्वेश्चन बना के इंस्टीट्यूट ने डाल दिया है। तो आपकी बुक के अंदर जितने भी एग्जांपल्स हैं, एमसीक्यू हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको बहुत अच्छे से करके जाना। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखिए वहां से उठकर आता है एग्जाम के अंदर। आइए अब देखो, आपने एडवांस रिसीव करा है, ठीक है जी, और ये सर्विसेज के लिए करा है। अब आप मुझे बताना, यहां पर आप लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि सर अगर मैं एडवांस रिसीव करता हूं और गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं तो फॉरवर्ड चार्ज में एडवांस अगर रिसीव करूं टैक्सेबल नहीं है, रिवर्स चार्ज में गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूं एडवांस रिसीव करूं टैक्सेबल है। लेकिन सर्विसेज के केस में चाहे फॉरवर्ड हो चाहे रिवर्स चार्ज हो, अगर मैंने एडवांस रिसीव करा तो एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द एडवांस मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है ना। तो यही बात आप यहां लिखकर बता दोगे। तो अब आओ जरा थर्ड पार्ट के ऊपर हम मूव ऑन करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजन एग्जांपल से लिया गया क्वेश्चन। एज पर द सीजीएसटी एक्ट 2017 द सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एग्रीड टू बी मेड इन फ्यूचर। आगे देखो, if Mr. X receive advance payment for providing specific services in future, the Mr. X is required to pay GST at the time of receipt of advance money as here he agrees to provide services in future। यहां पर टैक्स कौन पे करेगा? मिस्टर एक्स पे करेंगे, यानी कि जो हमारे ये अभी पोटेंशियल सप्लायर हैं जिन्होंने एडवांस रिसीव किया है। कितना सिंपल सा देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन था, थर्ड पार्ट जो हमने देखा। ठीक जी, चलिए अब हम क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए। तो लास्ट पार्ट क्या कह रहा है? पी एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज टू आरटी लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से सिक्योरिटी सर्विसेज की बात कर रहे हैं बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स। अब सर यहां पर एक पार्टनरशिप फर्म ने जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, किसको प्रोवाइड करी? एक कंपनी को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो सर अगर आप सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स, ठीक है जी, और आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, मतलब जो यहां पर सप्लायर है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कहा आरसीएम में लगेगा। और अगर सप्लायर खुद बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज लगता है। मतलब अगर मेरी सिक्योरिटी एजेंसी है और मैंने कंपनी बना रखी है तो मैं फिर टैक्स पे करूंगा फॉरवर्ड चार्ज में, लेकिन कंपनी नहीं है और मैं सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो फिर आरसीएम लग जाता है, प्रोवाइडेड सामने वाला पर्सन जो है सर वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो देखो जरा ध्यान से, एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी 2017 सिक्योरिटी सर्विसेज बाय प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, जो सिक्योरिटी गार्ड्स आपको दिए जाते हैं ऑफिस में, एटीएम के बाहर, स्कूल में, हॉस्पिटल में, है ना, कॉलेजेस में, इस तरीके से। तो प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बट इफ द सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट देन रिवर्स चार्ज विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड टैक्स विल बी पेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज बाय द सप्लायर दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। तो हमारे केस में तो पार्टनरशिप फर्म है ना, तो बताओ क्या होगा? ठीक है जी, तो सर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। लेकिन यहां पर कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने क्या कहा है, ध्यान से देखना, हाउएवर दीज सर्विसेज शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रिसिपिएंट। मतलब अगर जो रिसिपिएंट है वो इस ए से लेकर इस डी तक के आते हैं तो फिर आपका रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि तब क्या लगेगा? गवर्नमेंट ने क्या कहा? फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, भले ही जो सप्लायर है वो कंपनी हो या ना हो। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने इसमें अपने आप को रख लिया। गवर्नमेंट ने कहा हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, और हमारे से मतलब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट हो, वेरी सिंपल। इसके साथ साथ जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं, म्यूनसिपैलिटीज वगैरह होती हैं आपकी, इनको भी गवर्नमेंट ने कवर कर दिया। इसके साथ गवर्नमेंट ने कहा जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इसलिए लिया है ताकि वो टीडीएस काट सकें, क्योंकि उनके ऊपर टीडीएस काटने की जिम्मेदारी आ रही थी सेक्शन 51 में, और इस वजह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, वो कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करती है, उन्हें भी देखिए यहां पर रखा गया। मतलब इनको अगर आपने सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करी बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल तो आपका रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कहा कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है, यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम उसने रखी है,
तो गवर्नमेंट ने कहा तब भी आपका रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, इन 4 केसेस में नहीं लगता। ठीक है जी। तो यहां पर तो सर पीटी एंड कंपनी थी जो कि एक पार्टनरशिप फर्म थी, और इन्होंने एक दूसरी कंपनी जो कि आरटी लिमिटेड थी, तो क्या इसमें है वो कवर? नहीं है। सप्लायर आपका बॉडी कॉर्पोरेट है, नहीं पार्टनरशिप फर्म है, तो सर आरसीएम लग जाएगा। ठीक है, तो पूरा प्रोविजन लिखा। अब ये फैक्ट प्लस कंक्लूजन यहां पर आ गया। देखो, इन द गिवन केस पीटी एंड कंपनी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होगे आप लोग। ठीक है, इन द गिवन केस पीटी एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी सर्विसेज टू आरटी लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन, सो इट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सो टैक्स शैल बी पेड बाय द आरटी लिमिटेड। आरटी लिमिटेड जो है यहाँ पर टैक्स पे करेगा। तो देखिए पूरा क्वेश्चन 7 नंबर का हमने यहाँ पर देख लिया है, 4 पार्ट थे, बहुत सिंपल था। पहले वाले पार्ट के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर जो है आप आंसर ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं कि अगर आप ये मान लो कि इंट्रास्टेट ओनली गुड्स है तो पिछले साल उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सर नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी, और यहाँ पर भी देखिए आपको सर 7 नंबर का ये दिया गया है, और ये जो आपका क्वेश्चन है ये टाइम ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, आइए जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सर्टेन गुड्स आर सेंट बाय मिस्टर एक्स ऑन सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस टू मिस्टर वाई ऑन 22 April 2023. The supply gets confirmed and इनवॉइसेज इज इशूड ऑन, कह रहे हैं सप्लाई कंफर्म हो गई और इनवॉइस इशू किया गया केस 1 में मानिए कि 20 अगस्त 2023 को, और केस 2 में मानिए 22 नवंबर 2023 को। आगे क्वेश्चन कह रहा है पेमेंट इन ईच ऑफ द केसेस इज मेड ऑन 23 नवंबर 2023। जो पेमेंट की गई है सर वो 23 नवंबर 2023 को की गई है। तो आपको बताना है डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालकर बताना है। अब यहां पर मुझे बताओ कि सर ये गुड्स का केस है और गुड्स जो है आपने सेल और रिटर्न बेसिस पर भेजे हैं, तो सर इस सिचुएशन में आपका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा? तो गवर्नमेंट यहां पर क्या कहती है कि सर यहां पर आपको क्या देखना है, सर ये गुड्स का केस है, क्या ये फॉरवर्ड चार्ज है या रिवर्स चार्ज है? सर यहां पर हमें जितना देखा है हमें समझ में आ रहा है कि ये फॉरवर्ड चार्ज का केस है। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर मुझे बताओ टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं गुड्स में? तो सर डेट ऑफ इनवॉइस, डेट अप टू विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड एज पर सेक्शन 31, और तीसरी डेट आती है डेट ऑफ पेमेंट। और डेट ऑफ पेमेंट आपकी इररेलेवेंट हो जाती है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, क्योंकि अगर आपको डेट ऑफ इनवॉइस और डेट अप टू विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड से पहले पेमेंट मिल रही है तो वो एडवांस ट्रीट कर दी जाएगी, और एडवांस के ऊपर तो टैक्स लगता नहीं फॉरवर्ड चार्ज के केस में, तो यानी कि डेट ऑफ पेमेंट इररेलेवेंट हो जाती है। ये बात हमने क्लासेस में भी पढ़ी थी। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 डेट्स बची, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट अप टू विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड एज पर सेक्शन 31। अब इन दोनों डेट्स में से जो भी डेट पहले आ जाएगी वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो सर डेट ऑफ इनवॉइस तो हमें समझ में आ रही है दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, डेट अप टू विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड ये कैसे पता लगेगी? तो सेक्शन 31 को याद करो। सेक्शन 31 क्या कहता है कि अगर आपने गुड्स देखिए सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचे हैं तो आपको इनवॉइस कब तक इशू करना है? तो गवर्नमेंट ने यहां पर कहा कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द सप्लाई, और 6 months from the date of removal of goods, whichever is earlier will be your date when you need to issue invoice as per section 31। सर हिंदी में बताओ तो सुनो जरा, जिस दिन सप्लाई हो रही है उस दिन या उससे पहले, या फिर जिस दिन आपने गुड्स भेजे हैं वहां से 6 महीने का टाइम पीरियड जैसे ही खत्म हो रहा है, ये 2 डेट्स आ गई। इन दोनों में से जो भी डेट आपकी पहले आएगी। अब जरा यहां पर समझना, सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने प्रोविजन लिखा जो आपको बताया। देखिए जरा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट अप टू विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 31। सर सेक्शन 31 क्या कहता है? टाइम लिमिट। सर देखिए, वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर। अब हमारे क्वेश्चन में आना जो फैक्ट दिए गए हैं, ठीक है, ये देखो कैसे लिखा मैंने प्रोविजन। एग्जाम में प्लीज ये चीज समझ लो कैसे करनी है। प्रोविजन लिखा मैंने, अब मैं आ रहा हूं फैक्ट और कंक्लूजन पे। तो मैंने सबसे पहले लिया केस 1, फैक्ट प्लस कंक्लूजन यहां आएगा, और केस 2 में फैक्ट प्लस कंक्लूजन यहां आएगा। ठीक है जी, और प्लीज लाइक शेयर कर देना वीडियो को, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो केस 1 क्या कह रहा है सर? डेट ऑफ इनवॉइस इशू कब है? 20 अगस्त 2023। लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस इज अर्लियर ऑफ द 20 अगस्त 2023। क्या है? जो कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। क्वेश्चन ने ऊपर हमें बताया था कि सर जिस दिन हम इनवॉइस इशू कर रहे हैं उसी दिन हमारी देखिए सप्लाई कंफर्म हुई। देखिए द सप्लाई गेट्स कंफर्म्ड एंड इनवॉइस इज इशूड ऑन, इसी दिन सप्लाई कंफर्म हुई है और इसी दिन इनवॉइस इशू कर दिया। ठीक है, ध्यान से
जरा आना, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सा केस है, अगर थोड़ी सी आपने यहां पर ध्यान दिया तो सर 20 अगस्त पहली डेट आ गई, दूसरी डेट ऑफ इनवॉइस या डेट अप टू विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, यही हो गया। अब 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। अब रिमूवल ऑफ गुड्स क्या था, तो सर यहां पर देखो जरा, क्वेश्चन ने बताया था कि आपने जो गुड्स भेजे हैं सर, जो गुड्स आपने भेजे हैं वो 22 अप्रैल को भेजे हैं, तो 22 अप्रैल से 6 महीने आपको गिनने होंगे। ठीक जी, तो अब वापस आओ जरा नीचे, 22 अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है जी, तो देखो यहां पर 22 अक्टूबर आपका 6 महीने का टाइम खत्म हो रहा है। तो अब मुझे बताओ 22 अक्टूबर और 20 अगस्त 2023 के अंदर ही इन दोनों में से पहले कौन सी डेट आती है, तो सर अगस्त का महीना पहले आता है आजकल हमें पता है, और 20 तारीख यहां पहले है, तो टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो 20 अगस्त हो जाती है, जो कि दोनों में अर्लियर है। वेरी सिंपल। दूसरे केस पर आ जाओ, दूसरे केस में क्या कहानी चल रही थी, दूसरे केस में सर 22 नवंबर 2023 को हमने जो है सप्लाई कंफर्म करी और इनवॉइस इशू हुआ, गुड्स हमने भेजे थे 22 अप्रैल को। ठीक, तो सर यहां पर डेट ऑफ इनवॉइस तो हमारी हो गई 22 नवंबर, 6 महीने जिस दिन से आपने गुड्स भेजे थे 22 अप्रैल से निकाल लो तो वही अक्टूबर की डेट आ जाएगी। तो यहां पर आपका देखो, वापस आओ जरा सेकंड केस में, डेट ऑफ इनवॉइस 22 नवंबर 2023 एज गिवन इन द क्वेश्चन, और लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस अर्लियर ऑफ 22 नवंबर 2023, और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल जो कि है आपका 27 अक्टूबर, क्योंकि 22 अक्टूबर को 6 महीने पूरे हो रहे हैं। तो सर 22 नवंबर 22 अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर, तो यहां पर 6 महीने पहले पूरे हो गए ना, तो 6 महीने यानी कि 22 अक्टूबर आपकी अर्लियर हो जाएगी। सिंपल सी चीज थी, मैं आपको दोबारा से बता दूं, गुड्स के केस में आपको क्या देखना है, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट अप टू विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। अगर गुड्स आपने सेंट और रिमूवल बेसिस पे भेजे हैं तो जिस दिन आपने गुड्स रिमूव करे वहां से 6 महीने का टाइम, और जिस दिन सप्लाई कंफर्म हो रही है, इन दोनों में से जो भी डेट पहले आएगी वो सेक्शन 31 के हिसाब से होगी। तो डेट ऑफ इनवॉइस और ये वाली रिमूवल वाली डेट तो हमारे ऊपर वाले केस में सेम थी। ठीक है जी, यहां पर अलग हुआ तो 22 अक्टूबर आपका निकल कर आ गया। बहुत ही सिंपल सा देखिए आपका ये क्वेश्चन था जो हमने यहां पर समझा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना आसान कॉन्सेप्ट आपका 7 नंबर में बड़ी आसानी से आप यहां पर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बात कर रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम का। इसके भी 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट आपके 7-7 नंबर के हैं। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है देखिए, डिस्कस ब्रीफली द ड्यू डेट्स एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 4। आपको बताना है जीएसटीआर 1 की एप्लीकेबिलिटी, मतलब कहां-कहां ये एप्लीकेबल होती है, कौन-कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जिनको जीएसटीआर 1 फाइल करनी होती है, जीएसटीआर 3B किन्हें फाइल करनी होती है, क्या इसकी ड्यू डेट होती है, और सर जीएसटीआर 4 की क्या एप्लीकेबिलिटी और आपकी ड्यू डेट्स रहती है। तो सर जीएसटीआर 1 जो है हमारी, जिसको सेक्शन 37 के अंदर हम फाइल करते हैं, जिसे डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई भी कहा जाता है, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को देखिए ये फाइल करनी होती है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हुआ, ठीक है जी, इसके साथ साथ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हुए, इन्हें ये रिटर्न फाइल नहीं करनी होती है, और ऐसे पर्सन जो कॉम्पोजिशन स्कीम में होते हैं उन्हें भी जीएसटीआर 1 फाइल करनी नहीं होती है। इसके साथ साथ सर सभी रजिस्टर्ड पर्सन करते हैं बाकी के। कब इसको फाइल करना होता है, तो सर अगले महीने की 10 तारीख तक आपको ये फाइल करनी होती है। ठीक है जी, और इसके साथ साथ अगर बात करें जीएसटीआर 3B की, तो सेक्शन 39 के अंदर आपकी एक मेन रिटर्न है, जिसके अंदर आपका कंसोलिडेटेड बेसिस पर सेल्स और परचेजेस का डेटा होता है, आईटीसी वगैरह का डेटा होता है। जीएसटीआर 1 में आपका सिर्फ सेल्स का डेटा जाता है और कुछ नहीं जाता। आप इसमें यहां पर इनवॉइसेस की डिटेल्स को अपलोड करके वहां पर भेजते हो डिपार्टमेंट को, इनवॉइसेस अपलोड नहीं करते हो। ठीक है जी, जीएसटीआर 3B के केस में ड्यू डेट क्या होती है, तो सर इसकी जो ड्यू डेट होती है वो 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है। लेकिन अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 5 करोड़ रुपए तक रहती है या उससे कम, तो आप क्यूआरएमपी स्कीम ले सकते हो। तो वहां पर आपको जो टैक्स की पेमेंट है वो मंथली करनी होती है, लेकिन जो रिटर्न फाइल करनी होती है वो आपको क्वार्टरली करनी होती है। और रिटर्न फाइलिंग की जो डेट होती है वो 22 और 24 क्वार्टर खत्म होने के बाद जो अगला महीना आ रहा होता है उसकी होती है। और सर यहां पर ये सवाल उठता है कि 22 और 24 क्या है, तो स्टेट वाइज बाइफर्केशन दिया हुआ है, स्टेट के नाम आपको याद नहीं करने हैं। ठीक है जी, बात करें अगर जीएसटीआर 4 की, तो जो पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में होता है वो जीएसटीआर 4 फाइल करता है। ठीक है जी, इसके साथ साथ यहां पर टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट और रिटर्न फाइल की ड्यू डेट आपकी अलग अलग होती है। आपके एग्जाम के लिए जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है एप्लीकेबल है यहां पर जीएसटीआर 4 के लिए, वो साल खत्म होने के बाद अगले साल की 30 अप्रैल है। और जो टैक्स पेमेंट की डेट होती है क्वार्टर खत्म होने के बाद, क्योंकि इन्हें क्वार्टरली देखिए टैक्स की पेमेंट करनी होती है सीएमपी 08 फॉर्म की मदद से। तो क्वार्टर खत्म होने के बाद जो भी अगला महीना आ रहा है उसकी 18 तारीख को आपको देखिए टैक्स की पेमेंट करनी होती है। तो सर यहां पर हम अब जरा देख लेते हैं किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ये तो मैंने आपको कंसाइज में बता ही दिया है, चलिए जरा देखते हैं।
तो बात करें अगर GSTR 1 और IFF की, तो ये IFF क्या होता है सर? ये होती है आपकी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, और ये तभी मिलती है अगर आप QRMP स्कीम ऑप्ट करते हैं। अगर आप QRMP स्कीम में नहीं है तो आपके लिए IFF नहीं होता। डिटेल में हमने रिटर्न चैप्टर में पढ़ा था कि क्यों IFF गवर्नमेंट लेकर आई, QRMP स्कीम में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट को IFF को लेकर आना पड़ा, वो यहां हम नहीं करेंगे अभी फिलहाल। तो सर इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है जी, और टू बी फाइल्ड आइदर बाय द फॉलोइंग पर्संस ऑन और बिफोर द बिलो गिवन डेट्स। तो सर जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं हु आर नॉट अंडर QRMP स्कीम, वो सर 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक ये फाइल करते हैं। हालांकि CGST एक्ट जो डेट बताता है वो 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इस डेट को नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सटेंड कर दिया था एक दिन के लिए, ठीक है जी। तो यही बात बताइए। लेकिन सर अगर मैं QRMP स्कीम ले लेता हूं, ठीक है जी, जहां पर मुझे रिटर्न क्योंकि क्वार्टरली फाइल करनी होती है, तो मेरे लिए ये जो 11 तारीख की डेट है ये फिर 13 तारीख बन जाती है, और क्वार्टर खत्म होने के बाद, यानी कि अगर अप्रैल में जून का क्वार्टर है तो जुलाई की 13, जुलाई अगस्त सितंबर जैस पीरियड है तो सर इसके बाद अगला महीना जो आ रहा है उसकी 13 तारीख, ठीक है जी। आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव ऑप्टेड फॉर QRMP स्कीम 13th ऑफ द सब्सिक्वेंट क्वार्टर, अप्रैल में जून 13th जुलाई, जुलाई आएगा सितंबर 13th अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 13th जनवरी, ठीक है जी। बहुत सिंपल है। चलिए इसके साथ साथ हाउएवर देखिए, ध्यान से देखिएगा, such person can furnish details of outward supply using IFF for the first 2 months of the quarter as under। तो सर यहाँ पर ऑन और बिफोर 13th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, क्वार्टर के पहले 2 महीनों के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरा क्वार्टर है अप्रैल में जून, ठीक जी, अब ये क्वार्टर है, तो सर अब अप्रैल की जो मेरी GSTR 1 जाती वो कब जाती? 11th मई को, है ना। लेकिन मैंने QRMP स्कीम ले ली, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अप्रैल की डिटेल अब आप कब तक फाइल करोगे? 13th मई तक। मई की कब तक फाइल करोगे? जून की 13th तक। और सर आपकी जून की कब तक फाइल करोगे? तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, जुलाई की 13th तक, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अप्रैल और मई की डिटेल्स नहीं फाइल करोगे, और इसका कारण यह था कि गवर्नमेंट ने यहां पर अप्रैल और मई की आपसे आपकी GSTR 1 के बारे में क्यों मांगा? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि जो सामने वाला पर्सन है उसका क्रेडिट ब्लॉक हो रहा था, क्योंकि उसके GSTR 2B में आपका ये, क्योंकि आपने अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त ये चीज तो बताई नहीं, क्योंकि आप QRMP स्कीम में हो तो आपको फाइल ही नहीं करनी है, आपको तो क्वार्टरली फाइल करनी है, और जब जून का महीना खत्म होगा तब जुलाई में जाके आप फाइल करोगे। तो गवर्नमेंट ने कहा यार वो व्यक्ति तो परेशान हो जाएगा, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने कहा अप्रैल और मई के लिए भी आप फाइल कर लीजिए। यही कारण है कि गवर्नमेंट IFF लेकर आई, और फिर यहां पर 2 महीनों के लिए आप IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज करते हो, ठीक है जी। यही बात लिखी गई है, देखिए सेकंड मंथ के लिए भी, और यहां पर 50 लाख रुपए तक की वैल्यू के इनवॉइस जो है आप अपलोड कर सकते हो QRMP स्कीम की मदद से, ठीक है जी। और यहां पर देखिए यही बात लिखी गई है, ठीक है। अच्छा सर, किन किन पर्सन को GSTR 1 फाइल करनी होती है? तो सर जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं, उन सभी को फाइल करनी होती है, लेकिन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ये फाइल नहीं करते हैं। इसके साथ साथ आपके सर देखिए, जितने भी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं उन्हें नहीं फाइल करना होता, और सेक्शन 10 में जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है उन्हें भी नहीं फाइल करना होता, ठीक है जी। और सेक्शन 51 और 52 में जो पर्सन रजिस्टर्ड है उन्हें भी ये फाइल नहीं करना होता है। वेरी सिंपल। तो GSTR 1 की ड्यू डेट और एप्लीकेबिलिटी हमने देख ली। चलिए सर GSTR 3B की भी बता दो। तो सर GSTR 3B आपकी मंथली और क्वार्टरली जाती है। क्वार्टरली कब जाती है? QRMP स्कीम के अंदर जाती है, ठीक है जी। और सभी रजिस्टर्ड पर्सन को ये यहाँ पर फर्निश करनी होती है, लेकिन कुछ ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन है जिन्हें ये फर्निश नहीं करनी होती, जैसे कि आपके नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। क्यों? क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट कहती है कि आप GSTR 5 फाइल करोगे, ठीक है जी। इसके साथ साथ ऐसे पर्सन जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है, क्यों? क्योंकि ये क्या फाइल करते हैं? GSTR 4 फाइल करते हैं। ऐसे पर्सन जो सेक्शन 51 के अंदर टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं या टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं सेक्शन 52 के हिसाब से, इन्हें भी GSTR 3B फाइल नहीं करनी होती। क्यों नहीं करनी होती? कि सर जो सेक्शन 52 में आपका TCS कलेक्ट करता है वो GSTR 8 फाइल करता है, और जो सेक्शन 51 में TDS कलेक्ट करता है वो GSTR 7 फाइल करता है। जो चीजें आप GSTR 3B में दिखाते हो ये लोग अपनी इन रिस्पेक्टिव रिटर्न्स के अंदर दिखाते हैं, ठीक है जी। बहुत सिंप्लीफाई वे में हमने समझ लिया। इसके साथ साथ सर यहाँ पर बताया गया है कि क्वार्टरली रिटर्न का मतलब जो आपको बताया जा रहा है उसमें क्वार्टर का मतलब क्या है, तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि क्वार्टर का मतलब है अप्रैल में जून, जुलाई का सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। आप अपनी मर्जी से कोई क्वार्टर नहीं बना सकते हो, ठीक है जी। CGST एक्ट बता रहा है क्वार्टर का मतलब क्या है, तो वो यहाँ पर बता दिया, ठीक है जी। अब सर यहाँ पर जो पर्सन QRMP स्कीम में नहीं है, जैसा मैंने बताया, उनके लिए 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ रिटर्न फाइलिंग की डेट है। मतलब अप्रैल की रिटर्न 20 मई, मई की रिटर्न 20 जून, जून की रिटर्न 20 जुलाई, जुलाई की रिटर्न 20 अगस्त। लेकिन जो क्वार्टरली
क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम के अंदर है, उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि सर आपको 22 या 24 तारीख रहेगी डेट, और ये आपके स्टेट पे डिपेंड करती है कि आप किस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में हो, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ लिखना था। ठीक है जी, तो QRMP स्कीम किसको मिलेगी? जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए या इससे कम थी। ठीक है जी, उनके लिए 22 तारीख, या फिर आपकी कुछ केसेस के अंदर ये देखिए 24। ठीक है जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा गया है। ठीक है जी, वही बात है, आप पढ़ सकते हैं बहुत सिंप्लीफाई वे में। और सर इनको जो टैक्स की पेमेंट करनी होती है, ठीक है जी, वो PMT 06 फॉर्म की मदद से करते हैं। और क्योंकि मैंने यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टैक्स की पेमेंट मंथली होती है, रिटर्न क्वार्टरली जाती है, तो सर अगर मैं एक एग्जाम्पल की मदद से कहूँ, सपोज मेरा AMJ पीरियड है, AMJ स्टैंड्स फॉर अप्रैल मई जून। अब मैं सर इस क्वार्टर के लिए अपनी जो GSTR 3B भरूंगा, वो सर या तो 22 तारीख रहेगी या 24 तारीख रहेगी, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट और टेरिटरी इन विच बिजनेस इज सिचुएटेड, और बिजनेस जहां से आप कंडक्ट कर रहे हो, तो 22 या 24 तारीख रहेगी और जुलाई की। अब एक बात बताना, ये तो हो गई रिटर्न फाइलिंग की डेट, लेकिन नाम क्या है? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, तो टैक्स की पेमेंट तो मंथली होगी, तो यानी कि अप्रैल मई इनकी पेमेंट भी तो होगी भाई, जून की पेमेंट तो हो ही जाएगी जब जुलाई की मैं रिटर्न भर रहा हूं इस दिन। अप्रैल और मई की सिचुएशन बताओ सर, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि सर अप्रैल के बाद मई के महीने में 25 मई तक आप मई के अप्रैल के लिए टैक्स की पेमेंट करोगे, मई के लिए 25 जून तक करोगे, सर जुलाई के लिए, तो जुलाई के लिए तो रिटर्न फाइलिंग की डेट जो है वही आपकी टैक्स पेमेंट की डेट होगी। यही बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है जी, और PMT 06 फॉर्म है जिसकी मदद से आप सर टैक्स की पेमेंट करते हो। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पढ़ा था कि हम इस फॉर्म का यूज करते हैं। तो सर ये था आपका पूरा, देखिए GSTR 3B की एप्लीकेबिलिटी और सर ड्यू डेट्स, वेरी सिंपल। चलिए बात करते हैं GSTR 4 की। अब ये GSTR 4 जो है सर, ये कॉम्पोजिशन स्कीम वाले पर्सन के लिए लाई थी गवर्नमेंट। ठीक है जी, और यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया कि इन्हें टैक्स की पेमेंट क्वार्टरली करनी होती है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, टैक्स पेमेंट क्वार्टरली, और सर जो रिटर्न फाइलिंग है सर ये आपकी होती है एनुअली। ठीक है जी, अब कब होती है? तो सर ये तो होती है आपकी 30 अप्रैल, जैसा मैंने आपको बताया था 30 अप्रैल, 4 लिख दिया मैंने, कोई नहीं, आप अप्रैल भी लिख सकते हो, ऑफ नेक्स्ट। आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे, मैंने बस शॉर्ट फॉर्म समझाने के लिए। और ये जो है आपका, ये देखिए CMP 08 फॉर्म होता है। CMP स्टैंड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। इस फॉर्म की मदद से टैक्स की पेमेंट करते हो। और क्या बताया था मैंने कि अगर मेरा अप्रैल मई जून क्वार्टर है, तो क्वार्टर खत्म होने के बाद जो अगला महीना आ रहा है उसकी 18 तारीख, यानी कि 18 जुलाई। ठीक है, यही बात देखो लिखिए, बस हम पढ़ लेते हैं। अगर आप आओ जरा देखो ध्यान से, सर GSTR 4 क्वार्टरली रिटर्न बाय कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स furnishing statement every quarter as the case may be, part thereof containing the details of payment of self assessed tax in form GST CMP 08 till the 18th of the month succeeding such quarter। कितना आसान बात है ना, बहुत सिंपल सी थी बात। और किसके लिए एप्लीकेबल है? ये सिर्फ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए और किसी के लिए नहीं है CMP 0 GSTR 4। ठीक है जी, इसके साथ साथ देखो GSTR 4 की बात आ गई है कि फर्निशिंग अ रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर एज द केस मे बी, पार्ट देयर ऑफ इन GSTR 4 टिल 30th डे ऑफ अप्रैल ऑफ द फॉलोइंग एंड सच फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन GST पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। फैसिलिटेशन सेंटर का मतलब क्या होता है कि जो GST सुविधा केंद्र होते हैं, सुविधा प्रोवाइडर्स होते हैं, आप उनकी मदद से भी रिटर्न भर सकते हो। तो कब तक भरना है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 तक। अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 20x1 x2 है, ठीक जी, तो ध्यान से समझना, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मेरी रिटर्न कब तक जाएगी? 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब बताओ इसके बाद अगला फाइनेंशियल ईयर क्या 20x2 x3 आएगा? हाँ सर यही आएगा, तो यानी कि 20x2 ये हो जाएगी ड्यू डेट। बहुत आसान था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। देखो कितना आसान पेपर आपका, देखो इस बार MTP ये था, है ना, तो MTP की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए, आसान रहता है। अच्छा, अब देखो आपके सामने जो एक क्वेश्चन आ रहा है 7 नंबर का, ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आप सोच रहे होगे कि सर सारे ही इस बार MTP में तो इन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाल दिए, तो एक न्यूमेरिकल भी आपके लिए है। ठीक है जी, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस MTP का। आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और आराम से इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। बहुत ध्यान से देखना, सभी क्वेश्चन 7-7 नंबर के हैं। ठीक है जी, तो देखो, अ कमोडिटी इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम अ कंट्री covered by a notification issued by the central government under section 9A
of the Customs Tariff Act 1975. Following particulars are made available. Assessable value for levying basis. सर गुड्स इंपोर्ट किए गए हैं, ठीक है जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं अंडर सेक्शन 9A कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के हिसाब से आपको जो है असेसेबल वैल्यू बताई गई है, ठीक है जी। तो कस्टम ड्यूटी के लिए जो असेसेबल वैल्यू है 12,62,500 है। आपने जो क्वांटिटी इंपोर्ट करी है वो 500 केजीज है। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो आपकी निकल कर आती है वो 10% निकल कर आती है, ठीक जी। और आईजीएसटी आपका लगता है यहां पर 18% से। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना। एज पर द नोटिफिकेशन द एंटी डंपिंग ड्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है ये, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है और यहां पर तो है ही है, ठीक है ना, कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, शॉर्ट नोट में बताओ, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी इक्वल टू द डिफरेंस, हाईलाइट द वर्ड डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कैलकुलेटेड एट $50 पर केजी, एक्सचेंज रेट है $1 का 70, एंड द लैंडेड वैल्यू ऑफ द कमोडिटी एज इंपोर्टेड। सर जो वैल्यू कमोडिटी आपने मंगाई है, ठीक है जी, उसकी लैंडेड वैल्यू ले लो और दूसरी वैल्यू क्या लो, दूसरी वैल्यू आप देखिए $50 पर केजी के हिसाब से जो है यहां पर वैल्यू कंप्यूट करो और $1 की कीमत 70 रुपए है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस के ऊपर आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगेगी, ठीक है जी। अप्राइज द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। नॉर्मल ड्यूटी भी बतानी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी आपको निकाल कर बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 मिनट में हो जाएगा अगर ध्यान से समझ लिया गया तो, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना होता है ना हमें। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, असेसेबल वैल्यू क्वेश्चन ने दी है, बहुत अच्छी बात है, वरना अगर देखो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि असेसेबल वैल्यू निकालो, तो वहां पर आपको ये 12,62,500 खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, जो आपने पढ़ा हुआ रूल्स की मदद से कि निकालते हैं कितना फ्रेट ऐड होगा, कितना इंश्योरेंस ऐड होगा, है ना, वो सब। हमें तो सिर्फ ड्यूटी निकालनी है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो 10% है। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी किस पे लगेगी, आपकी असेसेबल वैल्यू पर, जो कि बता दिया हमें 12,62,500 रुपए। तो देखो जरा स्टेप 1 to calculate total liability on account of normal duties and anti-dumping duty for imported commodity will as follows। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी हम निकाल रहे हैं सर। तो असेसेबल वैल्यू 12,62,500, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% दिया गया है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी असेसेबल वैल्यू का 10%, यानी कि 1,26,250 रुपए मेरी क्या आ गई, बोलो, बेसिक कस्टम ड्यूटी आ गई सर। इसके बाद सर अगर बात करें स्टेप 2 की, तो सर यहाँ पर आईजीएसटी 18% दिया हुआ था, तो आईजीएसटी भी लगेगा। और आईजीएसटी जो लगता है यहाँ पर आप कह सकते हो कि डबल टैक्सेशन अभी भी हो रहा है। वो कैसे होता है कि सर जो आपकी असेसेबल वैल्यू है और प्लस आपकी जो ये बेसिक कस्टम ड्यूटी है, इन दोनों को ऐड कर दो, इसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे जीएसटी लेती है, तो ये डबल टैक्सेशन है यहाँ पर, ये मान सकते हैं हम। तो आईजीएसटी इज लेविड ऑन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी which includes the assessable value, basic custom duty and anti-dumping duty. However, we will calculate IGST considering the first two components, as anti-dumping duty does not affect IGST calculations directly, है ना, आईजीएसटी की कैलकुलेशन को तो इंपैक्ट करेगी नहीं वो। तो इसीलिए हमने 12,62,500 के ऊपर 1,26,250 रुपए ऐड करके वैल्यू निकाली 13,88,750 रुपए। और अब इस 13,88,750 रुपए के ऊपर हम सर कंप्यूट कर रहे हैं आईजीएसटी 18%। कितना आ गया, 2,49,975 रुपए, ठीक जी। तो अब आपने तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है जी। 2 वैल्यू पहले ही निकाल चुके थे जिसका टोटल आपको पता था, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर 12,62,500 प्लस 1,26,250, ये आ गया आपका 13,88,750। बात करें सर अगर हम हमारे अब एंटी डंपिंग ड्यूटी की, ठीक है जी, आईजीएसटी भी हमने कंप्यूट कर लिया है, तो देखना एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे निकालते हैं, जो कि आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। ये तो हमारी हो गई लैंडेड वैल्यू, जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी और प्लस आपका असेसेबल वैल्यू ऐड करके हमने निकाला, और ये हमारा आईजीएसटी 249,975। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि सर एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे निकालेंगे। तो क्या कहा था एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए कि आपको डिफरेंस लेना है। देखो, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कैलकुलेटेड एट पर 50 पर केजी लैंडेड वैल्यू का। तो सर कितनी मैंने सामान खरीदा था, सर मैंने 500 केजी सामान खरीदा और 1 केजी के लिए कह रहे हैं $50 लो और $1 की कीमत 70 रुपए लो। तो सर यानी कि 1 केजी के लिए मुझे 3500 रुपए के हिसाब से कंप्यूट करना पड़ेगा, 50 × 70, बोलो कॉस्ट ऑफ कमोडिटी पर केजी इन इंडियन रुपीज। तो सर टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 3500 रुपए × 500, यानी कि 17,50,000 रुपए। और डिफरेंस ये तो हो गई एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या थी, लैंडेड कॉस्ट। लैंडेड कॉस्ट कितनी थी, 13,88,750, अभी अभी हमने निकाली ऊपर, यहां देखो ये रही
तो सर 17,50,000 में से 13,88,750 माइनस कर दो, तो ये आपका देखिए निकल कर आ जाएगी वैल्यू। ज़रा सा यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सर टाइपिंग एरर है। तो 17,50,000 माइनस 13,88,750 और ये आ जाता है आपका देखिए 3,61,000, मैं फिर से लिख देता हूँ प्रॉपरली सर, 3,61,250। ठीक जी, ये मेरा क्या निकल कर आ गया सर, ये मेरा निकल कर आ गया एंटी डंपिंग ड्यूटी, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए कहा था कि क्या करो, फिर से पढ़ लो जरा, इंपॉर्टेंट है यही बात यहां पर कि डिफरेंस ले लो। देखो डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कैलकुलेटेड, कॉस्ट ऑफ कमोडिटी जो आप कैलकुलेट करोगे, और कॉस्ट ऑफ कमोडिटी क्या लेनी है वो क्वेश्चन ने बताया कि सर $50 पर केजी लेना है और $1 की कीमत 70 रुपए लेनी है, तो यानी कि 1 केजी के लिए 3500 रुपए। तो मैंने 500 किलो खरीदा था, तो 500 किलो इंटू मैंने 70 करके निकाल दिया है ना, 3500 करके, 50 इंटू 70 3500 इंटू 500, ये हो गया। और दूसरा लैंडेड वैल्यू, और लैंडेड वैल्यू क्या थी ये हमने यहां कंप्यूट करी, देखिए 13,88,750। ठीक जी, तो 3,61,250 मेरी एंटी डंपिंग ड्यूटी आ गई। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी 1,26,250, इसके बाद आईजीएसटी आप लोगों ने कंप्यूट किया मेरे साथ 249, ये देखिए यहाँ पर 975 सबसे पहले ऊपर निकाला था हमने, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें ली थी सर, हमने इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी और एसेसेबल वैल्यू को ऐड कर दिया था, ये निकाला था हमने जो यहाँ पर 1,26,250 प्लस बेसिक एसेसेबल वैल्यू। ठीक है जी, वेरी सिंपल। तो ये आपका देखिए आईजीएसटी भी निकल कर आ गया और ये आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी आ गई, तीनों को ऐड कर दो। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, तो ये आपका देखिए टोटल जो लाइबिलिटी निकली मेरी, ठीक है जी, वो निकली है, अच्छा यहाँ पर 7,37,475, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है प्लीज़। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पर भी निकाल कर बता दिया है। ठीक है जी, तो ये था आपका देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन 7 नंबर का, जो कि हमने यहाँ पर देखा। ठीक है जी, बहुत ही सिंप्लीफाई वे में हमने पूरा का पूरा आपका देखिए ये जो पेपर था हमने देख लिया है, और इसके अंदर के जितने भी देखिए आपके एमसीक्यू थे वो हमने कर लिए हैं। इसके साथ साथ सर हमने आपका देखिए ये इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, वो हमने यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है जी, बाकी हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप इस पेपर को देखिए डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, हम भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ये पेपर जो है देखिए अवेलेबल करवा देंगे, और ये जो सॉल्यूशन आपने मेरे साथ देखा पूरा, ये भी हम अवेलेबल करवा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सेशन को देखिए एंजॉय किया होगा और आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे, प्रोविजंस के साथ, रीजनिंग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, और इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।